मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 51 टॉवर पर चढ़ते समय द्वंद्व। फे इवोल्यूशन मचेंट। C51 टॉवर पर चढ़ते समय द्वंद्व। प्लेवलूम रात के 12 बजे। रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 51 टॉवर पर चढ़ते समय द्वंद्व। स्टार वेब में सबसे लोकप्रिय स्थान हमेशा स्टार टॉवर होगा। स्टार टॉवर के आसपास कोई भी यह महसूस कर सकेगा कि रेडियंस फेडरेशन की दूसरी दुनिया के रूप में स्टार वेब कितना समृद्ध था। स्टार टॉवर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद लिन युआन रास्ते में जो कुछ देखा और सुना उससे आश्चर्यचकित रह गया। उसने सभी प्रकार के फेज देखे। उन सभी को स्टार वेब में डेटा कॉपी और अपलोड किया गया था, लेकिन उच्च श्रेणी के लोगों ने अपना वास्तविक कौशल बरकरार रखा, जिससे एक दबाव पैदा हुआ जिसने सीधे चेहरे पर विस्फोट कर दिया। स्टार टावर पर चढ़ने के लिए पहले पंजीकरण कराना होगा। बेशक हर बार टावर पर चढ़ने से पहले पंजीकरण कराना जरूरी नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति को केवल पहली बार टावर पर चढ़ने की जानकारी दर्ज करानी होगी। उनकी जानकारी दर्ज करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की रैंक और अनुबंधित फीस की ताकत दर्ज करना था। इसके बाद जानकारी डेटा का उत्पादन करेगी और टावर को चुनौती देते समय डेटा एक आभासी छवि उत्पन्न करेगा। वास्तविक दुनिया में स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए बिना किसी रोक टोक के लड़ना बहुत मुश्किल था। पूरी लड़ाई में एक पक्ष घायल हो सकता है या वास्तव में दोनों पक्ष घायल हो सकते हैं। जब उच्च रैंक वाले स्पिरिट क्यूई पेशेवर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे तो हो सकता है कि वे अपने दुश्मनों से होने वाली क्षति को नियंत्रित करने में सक्षम न हो और यहां तक कि हताहत भी हो सकते हैं। स्टार वेब बस इस कारक की भरपाई करने के लिए हुआ। स्टार वेब में एक लड़ाई सभी स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की जानकारी और फीस को रिकॉर्ड करने के समान थी। युद्ध के दौरान दर्द, स्पर्श और बाकी सभी चीज़ों की अनुभूति वास्तविक दुनिया की तरह ही होगी। भले ही युद्ध के दौरान स्टार वेब में कोई हताहत हुआ हो, वास्तविक दुनिया में स्पिरिट क्यूई पेशेवरों और उनके साथियों को शारीरिक क्षति नहीं होगी। स्टार टॉवर पर चढ़ने के महत्व ने उच्च रैंकिंग वाले लोगों को गौरव दिलाया और स्पिरिट क्यूई पेशेवर और उनके साथियों को अपनी टीम वर्क पर काम करने में सक्षम बनाया। इससे उन्हें युद्ध तकनीकों को आजमाने का मौका भी मिला। स्टार टॉवर की पहली 100 मंजिलों के लिए चुनौती देने वालों को युद्ध के लिए उसी मंजिल पर यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। विजेता एक मंजिल ऊपर उठेगा जबकि हारने वाला एक मंजिल नीचे गिर जाएगा। 100वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद किसी को दिव्य सीढ़ी क्लेश से गुजरना होगा, जिसे प्रमोशन युगल के रूप में भी जाना जाता था। प्रमोशन द्वंद्व के दौरान प्रमोशन में भाग लेने वाले 3 चैलेंजर्स को 3 द्वंद्व आयोजित करने के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। लगातार 2 द्वंद्वों के बाद तीसरे द्वंद्व को छोड़ा जा सकता है और चुनौती देने वाला दिव्य सीढ़ी की ओर बढ़ जाएगा। यदि चुनौती देने वाला एक द्वंद्व हार जाता है तो दिव्य सीढ़ी पर पदोन्नति विफल हो जाएगी। यदि चुनौती देने वाला 2 द्वंद्व हार जाता है तो चुनौती देने वाला 100वीं मंजिल पर भी नहीं टिक पाएगा और 99वीं मंजिल पर गिर जाएगा। यदि चुनौती देने वाला 3 द्वंद्व हार जाता है तो वे सीधे 98वीं मंजिल पर गिर जाएंगे और पदोन्नति द्वंद्वों के लिए फिर से चुनौती देने में सक्षम होने से पहले उन्हें 100वीं मंजिल पर वापस चढ़ना होगा। टावर पर चढ़ने के नियम बहुत सरल थे। हालांकि टावर पर चढ़ते समय एक बदकिस्मत स्पिरिट क्यूई पेशेवर के साथ मिलना संभव था जो वास्तव में बहुत दुर्जय था लेकिन निचली मंजिलों पर फंस गया था। ऐसे लोगों को स्टार टॉवर के गोलकीपर के रूप में भी जाना जाता था। स्टार टॉवर पर चढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति दिव्य सीढ़ी को लक्ष्य बना रहा होगा। केवल वे लोग जिन्हें दिव्य सीढ़ी पर पदोन्नत किया गया था उन्हें स्टार टॉवर के दुर्जय व्यक्ति माना जाता था। ऐसे लोगों को देव वर्ग के नाम से जाना जाता था। चूंकि यह पहली बार था जब लिन युआन स्टार टॉवर पर चढ़ रहा था, उसके पास खुद को आज्ञाकारी रूप से पंजीकृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्टार टॉवर के लिए पंजीकरण के लिए आवश्यक पहचान संबंधी जानकारी दूसरों से भिन्न थी। स्टार वेब कार्ड ने स्टार टावर की पहचान संबंधी जानकारी को बाध्य कर दिया। इसका मतलब यह भी था कि रेडियंस फेडरेशन का प्रत्येक नागरिक स्टार टॉवर में भाग लेने के लिए केवल अपनी वास्तविक पहचान का उपयोग कर सकेगा। रेडियंस फेडरेशन के पास बहुत सारी यूनियनें थीं और उनमें से अधिकांश के पास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए भारी मात्रा में संसाधन और उच्च वेतन थे। सभी संघ कुछ बड़े पैमाने के टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए टीमें बनाएंगे। संभावित रूप से उच्च रैंक वाले द्वंद्ववादी आमतौर पर यूनियनों के लिए भर्ती लक्ष्य बन जाते हैं। स्टार टॉवर के नवागंतुक पंजीकरण कक्ष में प्रवेश करते समय लिन युआन ने देखा कि यह बेहद शांत था। वहां एक युवक एक किताब पलट रहा था और ब्राउज कर रहा था जो फेज से संबंधित थी। जब उन्होंने लिन युआन को प्रवेश करते देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, नए पर्वतारोही, जल्दी करो और फॉर्म भरने के लिए आओ। फॉर्म भरने के बाद मैं आपको जानकारी दर्ज करने के लिए अंदर लाऊंगा। फिर युवक ने तेजी से लिन युआन के लिए फॉर्म मेज पर रख दिया। फिर उसने लिन युआन के कंधों पर खड़े जीनियस और चिमी को देखा और उत्सुकता भरे स्वर में कहा, आपकी दोनों फे बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे आत्मिक जानवर होंगे जिन्हें मैं पहचान नहीं सकता। जवाब में लिन युआन मुस्कुरा दी। प्रतिभा 100 प्रश्नों वाले जानवर से विकसित हुई थी जबकि चिमी एक ध्वनि पक्षी से विकसित हुई थी। जीनियस पहले से ही एक कांस्य 1000 प्रश्न वाला जानवर था जबकि चिमी एक कांस्य स्ट्रीम क्लाउड अज़्योर पक्षी था। किसी ने भी 100 क्वेश्चन बीस्ट और साउंड बर्ड को कांस्य ग्रेड में विकसित नहीं किया था। अतः वे इस संसार में अद्वितीय थे और यह स्वाभाविक था कि कोई उन्हें पहचान न सके। लिन युआन ने तुरंत अपनी निजी जानकारी वाला फॉर्म सौंप दिया। युवक ने इसे प्राप्त किया और एक नज़र डाली। ये देखते हुए कि कोई समस्या नहीं है, वह खड़ा हुआ और लिन युआन के सामने चला गया। फिर मेरे पीछे आओ। पहली बार जानकारी इनपुट करना काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन पहली इनपुट के बाद आपके पास स्टार वेब पर पंजीकरण का प्रमाण होगा। अगली बार जब आपका व्यवसाय रैंक बढ़ेगा या आपके पास नए फे या नए विकसित फे होंगे तो आप स्टार वेब सिस्टम में स्वयं जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
युवक ने लिन युआन को महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी दी। अपनी नौकरी की भूमिका पूरी करने के बाद उसने वही किताब निकाली जो वह पहले पढ़ रहा था। चलते समय वह उसे ध्यान से पलट रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे याद कर रहा हो। लिन युआन ने पुस्तक का नाम देखा और यह उन पुस्तकों में से एक थी जो प्राथमिक रैंक फे ऑब्जर्वर से संबंधित थी। फिर उन्होंने पूछा, आपकी पुस्तक को देखकर क्या आप प्राथमिक रैंक फे ऑब्जर्वर की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं? युवक आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युवा लिन युआन वास्तव में प्राथमिक रैंक फे ऑब्जर्वर के लिए परीक्षा योग्य विषयों के बारे में इतना स्पष्ट होगा। उन्होंने आश्चर्य से लिन की ओर देखा और कहा, हाँ, मैं प्राथमिक रैंक फे ऑब्जर्वर के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने जा रहा हूँ और अगले महीने क्रिएशन मास्टर परीक्षा की तैयारी करूंगा। उस युवक के चेहरे पर बेहद गर्व की अभिव्यक्ति थी और उसके स्वर में आत्मविश्वास और दिखावा करने की चाहत भरी हुई थी। युवक द्वारा आवश्यक प्रक्रियाएं समझाने और लिन युआन का पंजीकरण पूरा करने के बाद लिन युआन चला गया। युवक के लिए अभी उसे जो काम करना था वह फे ऑब्जर्वर व्यवसाय पर अधिक ज्ञान याद करना था। लिन युआन उसे परेशान करना जारी नहीं रखने वाला था। किसी भी व्यक्ति के लिए क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेना और उसे पास करना ड्रैगन गेट से छलांग लगाने के समान होगा। यहाँ तक कि क्लास 1 क्रिएशन मास्टर भी ऐसा व्यक्ति होता था जिसे सम्मान और प्रशंसा मिलती थी, चाहे वे कहीं भी जाएं। लिन युआन ने पहले ही मॉबियस, जीनियस और चिमी के लिए जानकारी इनपुट कर दी थी। जहां तक रेड थॉर्न का सवाल है, यह अभी भी एक सामान्य चुनौती थी और स्टार टॉवर के युद्ध प्रारूप में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थी। इस प्रकार लिन युआन ने रेड थॉर्न की जानकारी दर्ज नहीं की। स्टार टॉवर की सूची में पंजीकरण के बाद एक पहचान पत्र तैयार किया गया जिसमें लिन युआन के बारे में जानकारी थी। नाम लिन युआन, लिंग पुरुष, ऊंचाई 178 सेमी, वजन 61 किलो, स्टार टावर तल 0वीं मंजिल, स्पिरिट क्यूवी व्यवसाय उपचार प्रकार का पेशेवर, व्यवसाय रैंक डी रैंक, अनुबंधित शुल्क मॉबियस एलिट 710 महाकाव्य, 1000 प्रश्न जानवर कांस्य 1/10 सामान्य, स्ट्रीम क्लाउड अज्योर बट कांस्य 1/10 सामान्य, द्वंद्व रिकॉर्ड द्वंद्व 0 जीत 0 हार 0 उच्चतम मंजिल 0। पहचान पत्र देखने के बाद लिन युआन ने तुरंत द्वंद्व रिकॉर्ड और स्पिरिट क्यूई कब्जे के अलावा सभी जानकारी छिपाने का फैसला किया। स्टार वेब रेडियंस फेडरेशन की दूसरी दुनिया थी और गोपनीयता के आश्वासन के मामले में ये वास्तविक दुनिया से भी बेहतर थी। अब जब लिन युआन ने सारी जानकारी दर्ज कर ली थी तो उसने तुरंत स्टार टॉवर में प्रवेश करने का विकल्प चुना। लिन युआन ने स्टार टॉवर में किसी भी द्वंद्व युद्ध में भाग नहीं लिया था और वह केवल असंख्य निचले फीडरों में से एक व्यक्ति था। एक प्रतिद्वंद्वी के साथ मैच करने का विकल्प चुनने के बाद लिन युआन का तुरंत एक द्वंद्ववादी के साथ मिलान किया गया जो कि स्टार टॉवर के निचले तल पर भी था। जब लिन युआन ने प्रतिद्वंद्वी की जानकारी देखी तो वह चौंक गया। प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही 471 द्वंद्वों में भाग लिया था और दर्ज की गई सबसे ऊंची मंजिल तीसरी मंजिल थी। इसका मतलब यह था कि उसे लगभग सभी 471 द्वंद्वों में हार का सामना करना पड़ा था, अन्यथा वह अभी भी स्टार टॉवर की निचली मंजिल पर नहीं होता। द्वंद्वयुद्ध रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सका और द्वंद्वयुद्ध से पहले दोनों पक्ष एक दूसरे के रिकॉर्ड देख सकेंगे। प्रतिद्वंद्वी एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष से अधिक थी और उसके आधे बाल पहले से ही सफ़ेद थे। लेकिन लिन युआन के द्वंद्व रिकॉर्ड को देखने के बाद वह तुरंत दिल खोलकर हंसे। मेरे जैसा बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में एक नवागंतुक का सामना करने में सक्षम है। इस द्वंद्व को जीतने और पहली मंजिल पर चढ़ने के बाद मैं अब टावर पर नहीं चढ़ूंगा। इस तरह मैं 1 महीने के लिए पहली मंजिल पर रह सकूंगा और 1 महीने के लिए पड़ोस के ओल्ड लियू को दिखा सकूंगा। स्टार टॉवर एक परीक्षण स्थल था जहां रेडियंस फेडरेशन के सभी स्पिरिट क्यूई पेशेवर भाग लेंगे। भाग्य के साथ एक निश्चित मंजिल पर चढ़ने के बाद किसी भी द्वंद्व में भाग न लेकर किसी भी स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को अपने फ्लोर रिकॉर्ड को बनाए रखने से रोकने के लिए कुछ नियम और जवाबी उपाय किए गए थे। टावर पर चढ़ने वाले किसी भी द्वंद्व युद्ध को प्रति माह एक द्वंद्व युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता होगी। इस नियम के कारण ही भाग्यशाली व्यक्ति अपने गलत मानक को बनाए रखने में असमर्थ थे। लिन युआन ने देखा कि दूसरी तरफ के बूढ़े व्यक्ति ने एक नॉर्मल ग्रे बीटल को बुलाया था जो उस पर हमला कर रही थी। लिन युआन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करे। वह मूल रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी का अभिवादन करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभिवादन की कोई आवश्यकता नहीं थी और लड़ाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। लिन युआन ने चिमी को अपनी क्षमता सक्रिय करने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने जीनियस को आगे बढ़ने के लिए कहा। 3 पूंछों के झूले के साथ ग्रे बीटल को गिरा दिया गया। जाहिर तौर पर बूढ़े व्यक्ति के पास केवल एक ही अनुबंधित फी था, इसलिए वह तुरंत द्वंद्व हार गया। द्वंद्व हारने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने लिन युआन की ओर देखा और तमाशा दिखाया। वह जमीन पर लेट गया और बड़बड़ाया, अयो मेरी बेचारी बूढ़ी कमर। आजकल के युवा सचमुच निर्दयी हैं। लिन युआन ने नाटकीय बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और अजीब तरीके से उसके सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। इस बूढ़े चाचा को एक अभिनेता के जन्म में भाग लेना चाहिए, एक तारांकन। यह महसूस करते हुए कि बूढ़ा व्यक्ति जल्द ही अपना शो समाप्त नहीं करने वाला है, लिन युआन ने कहा, अंकल ये स्टार वेब है, यहाँ तो कमर भी तुड़वा दो तो भी ठीक रहेगा। बूढ़ा व्यक्ति जवाब में उछल पड़ा और उसने लिन युआन की ओर अपनी आंखें घुमाईं। आज मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। उस समय मैं एक विशेषज्ञ था जो एंग्री क्रोटैक्स फ्लाइट और टॉर्नेडो डेसेक्रेट्स ट्रेलर पार्क को निष्पादित करने में सक्षम था। दो भूल जाओ, ये बूढ़ा आदमी मेरी दवा खाने के लिए घर जा रहा है। लिन युआन के वर्तमान स्टार टॉवर के रिकॉर्ड से पहले ही पता चला था कि वह स्टार टॉवर की पहली मंजिल पर था। लिन युआन को लगा कि निचली मंजिल पर द्वंद्व आश्चर्यजनक रूप से आसान था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति का प्रदर्शन भी मनोरंजक था। जैसे जैसे लिन युआन ने अधिक द्वंद्वों में भाग लेना जारी रखा, उसकी गति बढ़ती गई और वह तेजी से 9वीं मंजिल पर पहुंच गया।
अब जब लिन युआन 9वीं मंजिल पर पहुंच गया तो आखिरकार और कड़ी मेहनत से उसे एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा जिसने एलीट फेस का इस्तेमाल किया था। जैसे ही द्वंद्व शुरू हुआ, दो विरोधी एलीट येलो स्पॉटेड हाउंड और टस्कर डिगिंग बॉय चिमी के साउंड थ्रस्ट से हार गए। लिन युआन ने टॉवर पर चढ़ना जारी रखा और जब वह 22वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुई जो वास्तव में उसके जैसे कांसे फे का इस्तेमाल करता था। हालांकि विपक्ष का कांसे पदक काफी शक्तिशाली लग रहा था। एक चीन में एक विविध शो। दो ये सभी जैकी चैन एडवेंचर्स के हाकफू द्वारा बनाए गए कदम हैं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 52 विजय फे एवोल्यूशन मचेंट C52 विजय। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 52 विजय। लिन युआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा और ठंडी हवा का झोंका खाया। प्रतिद्वंद्वी की जानकारी को देखते हुए लिन युआन को एहसास हुआ कि वह 27 वर्षीय पावर ऑफेंस टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर का सामना कर रहा था। उसका नाम हुआंग चेंगलिन था। उनके सूचना कार्ड में कहा गया था कि उनके पास 3 कांस्य फे हैं, पॉइजन फायर पायथन, रिवर वाटर पायथन और एसिड मिस्ट पायथन। वे बिल्कुल भी छुपे हुए नहीं थे। हालांकि उसकी ईमानदारी से लिन युआन आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने इसकी सराहना नहीं की। द्वंद्व युद्ध में प्रतिद्वंद्वी को अपने अनुबंधित विरोधियों के बारे में न बताना अपने आप में एक तुरुप का इक्का था। बिना किसी छिपाव के अपने ही शत्रुओं को उजागर करना, ये कहने के बजाय कि वह विशेष रूप से आश्वस्त थे, ये कहना बेहतर होगा कि वह सरल स्वभाव के थे। स्वाभाविक रूप से सभी विरोधियों के पास एक अभिशाप था जो उनका मुकाबला करेगा। जब आप किसी ऐसे शत्रु से लड़ते हैं जो आपके शत्रु की कमजोरी है तो बाजी पलटना शायद ही कभी संभव होता है। हालांकि हुआंग चेंगलिन 22वीं मंजिल पर था और उसे पहले से ही एक विशेषज्ञ माना जाता था। इस प्रकार उसके पास प्रतिद्वंद्वी को थोड़ा फायदा पहुंचाने के लिए पूंजी थी। हुआंग चेंगलिन का सबसे ऊंची मंजिल का रिकॉर्ड 37वीं मंजिल था, जिसका मतलब था कि हुआंग चेंगलिन शायद बदकिस्मत था और 22वीं मंजिल पर गिरा दिया गया था। भले ही वह अपने विरोधियों की सारी जानकारी उजागर कर दे और लाभ खो दे, फिर भी उसके लिए 22वीं मंजिल तक गिरना संभव नहीं था। जब लिन युआन हुआंग चेंगलिन की जानकारी पढ़ रहा था तो दूसरी तरफ भी वही हो रहा था। इससे पहले कि लिन युआन बोल पाता, प्रतिद्वंद्वी पहले बोला, NOVALB1N। अरे, आपके द्वंद्व रिकॉर्ड को देखते हुए आप अभी भी नवागंतुक हैं। लेकिन आप केवल स्टार टॉवर पर ही क्यों चढ़े जब आपके दुश्मन कांस्य ग्रेड पर हैं? आप ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो बिना लाइसेंस वाला हो, है ना? ऐसे छुपा रहे हैं अपनी सारी जानकारी। चूंकि आप उपचार प्रकार के पेशेवर हैं, इसलिए मैं आपको अपनी मृत्यु प्राप्त करने से पहले तैयारी करने दूंगा। हुआंग चेंगलिन ने बेहद आराम से अपने कंधे उचकाए। एक ठेकेदार की मानसिक स्थिति ठेकेदार की मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगी। हुआंग चेंगलिन पूरी तरह से निश्चिंत और लापरवाह था, इसलिए 3 कांस्य अजगर प्रजाति के फे ने पहले की तरह आक्रामक मुद्रा नहीं अपनाई। इसके बजाय वे हुआंग चेंगलिन के चारों ओर घूमते रहे और उसके आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। लिन युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। हुआंग चेंगलिन के 3 कांस्य साथियों में से लिन युआन केवल पॉइजन फायर पायथन के बारे में थोड़ा ही जानता था। वह रिवर वाटर पायथन और एसिड मिस्ट पायथन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जैसे लिन युआन ने जीनियस को टूल ट्रांसफॉर्मेशन निष्पादित करने का आदेश दिया। प्रतिभा चश्मे की एक जोड़ी में बदल गई और जब लिन युआन ने उन्हें अपनी नाक के पुल पर पहना तो उन्होंने पॉइजन फायर पायथन, एसिड मिस्ट पायथन और रिवर वाटर पायथन पर एक और नजर डाली। अचानक उसे 3 अजगरों की व्यापक समझ हो गई। यह मोबियस के ट्रू डेटा द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को समझने के तरीके से भिन्न था। ट्रू डेटा ने फी के ग्रेड, गुणवत्ता, क्षमताओं और विशिष्ट कौशल पर ज्ञान प्रदान किया। जीनियस द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान ने लिन युआन को इस प्रजाति के आंदोलन और हमले के व्यवहार को समझने की अनुमति दी। इस तरह के ज्ञान के लिए अनुभव के संचय की आवश्यकता होती है। उस पल में लिन युआन को अचानक एहसास हुआ कि चश्मा पहनने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह प्रतिद्वंद्वी की रक्षा में कमजोरियों को देख सकता है। ये कमजोर बिंदु अंध बिंदु थे जिनका अनुमान प्रतिद्वंद्वी की हरकतों को देखकर लगाया जा सकता था। यदि लिन युआन उन स्थानों पर हमला करता तो प्रतिद्वंद्वी प्रभावी बचाव नहीं कर पाता। ये वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपने हाथ फैलाता है और अपनी पसलियों पर हुए हमले का बचाव करने में असमर्थ होता है। कोलकाता, पटरकाबी कमाटे कैना, स्पीकर टैमी ट्रिमारा। इस खोज ने लिन युआन को काफी उत्साहित कर दिया। जब हुआंग चेंगलिन ने देखा कि लिन युआन ने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया है और उसने कोई कदम भी नहीं उठाया है तो उसने असंतुष्ट स्वर में कहा, अरे बिना लाइसेंस वाला व्यक्ति, अपना दिखावा बंद करो। आपकी बिल्ली जो हमले की शक्ति वाली एकमात्र बिल्ली लगती थी, वास्तव में टूल ट्रांसफॉर्मेशन वाले चश्मे की एक जोड़ी में बदल गई है। आपकी छोटी चिड़िया का क्या उपयोग है? चूंकि आप उपचार प्रकार के पेशेवर हैं, आपका छोटा पक्षी दूसरों के खाने और उपचार के लिए पक्षियों के घोंसले का निर्माण शुरू नहीं करेगा, है ना? हो सकता है कि कांस्य ग्रेड में विकसित होने के बाद चिमी बोलने में सक्षम न हो, लेकिन वह अभी भी हुआंग चेंगलिन के शब्दों को समझ सकता है। वह इतना गुस्से में था कि उसने लिन युआन के कंधे के आसपास उछलना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से चहचहा रहा था मानो वह हुआंग चेंगलिन से झगड़ रहा हो। लिन युआन ने आखिरकार बात की, मैं तैयार हूं, आप शुरू कर सकते हैं। जैसे ही लिन युआन ने बात की, उसने चिमी को पॉइजन फायर पायथन पर हमला करने का आदेश दिया। जब पॉइजन फायर पाइथन ने चिमी को आगे बढ़ते हुए देखा तो उसने तुरंत जहरीली आग की लपटों का छिड़काव करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। लिन युआन ने तुरंत जैस्मीन लिली की क्षमता हील का उपयोग किया और इसे चिमी पर लक्षित किया। हवा के प्रवाह का उपयोग करते हुए चिमी आग की लपटों में फंस गया। हवा के शक्तिशाली प्रवाह ने चिमी को जहरीली आग के हमले का प्रभावी ढंग से विरोध करने में मदद की।
इससे पहले कि आग की लपटें चिमी को जला पाती, उसने लिन युआन के आदेश का जवाब दिया और अशांति जारी की। अशांति सबसे पहले चिमी के शरीर के चारों ओर बनेगी, और क्योंकि चिमी जहर की लपटों के बीच में थी, जब उसने अशांति की क्षमता को क्रियान्वित किया तो उसने जहर की आग की लपटों को सभी दिशाओं में बिखेर दिया। उसी समय एसिड मिस्ट पायथन ने चिमी की ओर एसिड धुंध का छिड़काव किया। जब एसिड धुंध ने टर्बुलेंस द्वारा उड़ाई गई जहरीली आग से संपर्क किया तो उनमें तुरंत विस्फोट हो गया। पॉइजन फायर पायथन की जहर की आग को शक्तिशाली नहीं माना जाता था, लेकिन टर्बुलेंस द्वारा उड़ाए जाने पर यह 2 गुने से भी अधिक शक्तिशाली थी। जब जहरीली आग ने एसिड धुंध से संपर्क किया और विस्फोट हुआ तो विस्फोट बढ़ गया और एसिड धुंध के पीछे चला गया। धधकती जहरीली आग तुरंत एसिड मिस्ट पायथन के मुंह में घुस गई। इससे एसिड मिस्ट पायथन तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, जिससे वह लड़ाई जारी रखने में असमर्थ हो गया। जब फीस कांस्य ग्रेड तक पहुंचे तो उनकी ताकत के अलावा रणनीति की भी आवश्यकता थी। हुआंग चेंगलिन ने इतनी बड़ी गलती करने की उम्मीद नहीं की थी और वास्तव में अराजक लड़ाई के कारण अपने ही प्रतिद्वंद्वी को घायल करने की अनुमति दे दी। जमीन पर ऐंठन कर रहे एसिड मिस्ट पायथन को देखकर हुआंग चेंगलिन ने जहर फायर पायथन पर दोष की भावना के साथ चिल्लाया, पॉइजन फायर पायथन, उस मूर्ख पक्षी पर एक और जहरीली आग छोड़ो। हालांकि जब हुआंग चेंगलिन ने आदेश दिया तो चिमी ने पहले ही जोर से चहक दी थी। जैसे ही पॉइजन फायर पायथन ने पॉइजन फायर को शूट करने के लिए अपना मुंह खोला, 3 अदृश्य और निराकार ध्वनि थरस्ट ने पॉइजन फायर पायथन के मुंह में छेद कर दिया। एक भी साउंड थरस्ट पॉइजन फायर पायथन की युद्ध क्षमता को खत्म करने में सक्षम नहीं हो सकता है और केवल उसके मुंह को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। हालांकि जब लगातार 3 साउंड थरस्ट उसके मुंह में घुसे तो उन्होंने तुरंत कमजोर मौखिक गुहा में प्रवेश किया और सिर में एक छेद खोल दिया। इस डिग्री की चोट ने तुरंत पॉइजन फायर पायथन को काम से बाहर कर दिया। चिमी ने पहले ही अपनी स्पिरिट क्यूई का आधा उपयोग कर लिया था। लिन युआन ने चिमी पर तुरंत स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की क्षमता स्पिरिट इंजेक्शन का उपयोग किया और उसे खोई हुई स्पिरिट क्यूई के एक हिस्से को वापस पाने में मदद की। ये चकमक पत्थर की चिंगारी में पूरा हुआ। हुआंग चेंगलिन को अचानक ध्यान आया कि उसकी 3 अजगर प्रजातियों में से केवल रिवर वाटर पायथन ही लड़ना जारी रख सकता है। कोलकाता पटरा काबी कमाटे कैना स्पीकर टैमी ट्रिमारा। मूल रूप से उसने सोचा था कि ये द्वंद्व जीतना उसकी मुट्ठी में था, लेकिन अपने अक्षम आदेशों के कारण उसने तुरंत अपनी प्रमुख युद्ध शक्ति का 2/3 हिस्सा खो दिया था। हुआंग चेंगलिन ने अपने दांत पीस लिए और लिन युआन पर चिल्लाया, यदि आप सक्षम हैं तो मुझसे ताकत से लड़ें। योजनाओं से जीतना काय का आचरण है। लिन युआन ने हैरान भाव से हुआंग चेंगलिन की ओर देखा और कहा, क्या आप वास्तव में मेरे जैसे उपचार प्रकार के पेशेवर को अपने जैसे शक्तिशाली अपराध प्रकार के पेशेवर के साथ हमले की शक्ति की तुलना करना चाहते हैं? द्वंद्व का फैसला जीत और हार के साथ होता है। ये घर में खेलना और ये देखना नहीं है कि किसके पास अधिक ताकत है। लिन युआन को सुनते समय हुआंग चेंगलिन ने अचानक जोर से हंसी उड़ाई। आपको धोखा दिया गया है। पानी का एक खंभा अचानक जमीन से फूटकर तेज गति से चिमी को निशाना बनाने लगा। जब हुआंग चेंगलिन पहले बोल रहे थे तो उन्होंने पहले से ही चिमी पर गुप्त हमला शुरू करने के लिए रिवर वाटर पायथन की व्यवस्था कर ली थी। ये देखकर कि उसका गुप्त हमला सफल रहा, वह लिन युआन पर चिल्लाया, बेशक ये घर का खेल नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि एक द्वंद्ववादी को चालबाजी से घृणा नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि हुआंग चेंगलिन अपना वक्तव्य समाप्त कर पाता, लिन युआन चिल्लाया, साफ आकाश। चिमी को लिन युआन का आदेश मिला और उसके नीले पंखों पर बादल के पैटर्न अचानक चमक उठे। उन्होंने एक हल्की रोशनी उत्सर्जित की। चमक बहुत धीमी थी, लेकिन पानी के खंभे से संपर्क करते समय यह अत्यधिक गर्म हो गई। साफ आसमान ने तुरंत विशाल जलस्तंभ को वाष्पित कर दिया। ये कहने के बजाय कि वह विशाल जलस्तंभ वाष्पित हो गया था, लिन युआन ने महसूस किया कि जब जलस्तंभ ने चमक से संपर्क किया तो वह तुरंत हवा में गायब हो गया। हुआंग चेंगलिन मूल रूप से उन्मादी हंसी में लीन था, लेकिन अचानक हुए बदलाव के कारण उसका मुंह व्यापक रूप से फैल गया। ऐसा लगा जैसे वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। जैसे ही हुआंग चेंगलिन चकाचौंध हो गया, चिमी ने रिवर वाटर पायथन को नियंत्रित करने के लिए टर्बुलेंस जारी किया। एक और तेज चहचहाहट के बाद साउंड थरस्ट ने रिवर वाटर पायथन की आंखों में बेरहमी से छेद कर दिया। परिणामस्वरूप लिन युआन ने इस द्वंद्व की जीत सफलतापूर्वक हासिल कर ली। हालांकि चिमी जीतने में सक्षम थी, लेकिन यह उसकी ताकत के कारण नहीं था। इस द्वंद्व में योगदान देने वाला प्रमुख कारक लिन युआन था, जिसने चिमी को 3 अजगरों के कमजोर स्थानों को इंगित करने में मदद करने के लिए ग्लास रूपांतरित जीनियस का उपयोग किया था। इस द्वंद्व ने लिन युआन को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति दी। ये भी पहली बार था जब लिन युआन ने एक नुकसानदेह द्वंद्व में भाग लिया था। लिन युआन ने पराजित हुआंग चेंगलिन को नजरअंदाज कर दिया और 23वीं मंजिल पर चढ़ने के बाद स्टार वेब से लॉग आउट हो गए। लिन युआन ने देखा कि इस द्वंद्व में उसकी कमी थी, खासकर जब बात आक्रमण के तरीकों की हो। यदि लिन युआन को हुआंग चेंगलिन जैसे किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करना था और प्रतिद्वंद्वी के विरोधियों के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, तो उसके लिए अकेले चिमी के साथ जीतने के लिए उपयुक्त रणनीति की व्यवस्था करना कठिन होगा। आखिरकार हर प्रतिद्वंद्वी हुआंग चेंगलिन जितना अहंकारी नहीं होगा और अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों का प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि लिन युआन अपने आक्रमण के तरीकों को बढ़ाना चाहता है तो उसे रेड थॉर्न को पोषित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। ऐसा लगता है जैसे रेड थॉर्न को केवल निम्न श्रेणी के विदेशी कीड़ों के शव खिलाना ही पर्याप्त नहीं है। मुझे रेड थॉर्न को तेजी से विकसित करने में मदद करने के लिए उच्च श्रेणी के मांस को खोजने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। अगले कुछ दिनों के लिए लिन युआन ने जोहू जियाक्सन से गोल्ड ग्रेड ड्रैगन रक्त की 3 बूंदें खरीदने के लिए अग्रिम रूप से 240 रेडियंस डॉलर खर्च किए थे। वह अपनी स्पिरिट लॉक एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को कांस्य ग्रेड में विकसित करने की तैयारी कर रहा था। इस तरह मोबियस का ग्रेड भी कांस्य ग्रेड तक आगे बढ़ जाएगा और यह एक नया विशिष्ट कौशल प्राप्त करेगा।
लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया और स्पिरिट पूल में टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को देखा। ये बड़ा होता जा रहा था और अधिक अविश्वसनीय दिखने लगा। फिर उसने एक छोटा जार निकाला, स्पिरिट पूल से आधा जार पानी निकाला और स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को जार के अंदर रख दिया। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को एलीट एक्स एपिक में बढ़ाने के बाद जैसे ही यह कांस्य ग्रेड तक पहुंचने के करीब था, लिन युआन ने तुरंत ड्रैगन रक्त की सभी 3 बूंदों को जार में डाल दिया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 53 आत्मा संग्रह सुनहरी मछली फे इवोल्यूशन मचेंट। C53 स्पिरिट गैदर गोल्डफिश। प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 53 आत्मा संग्रह सुनहरी मछली। लिन युआन के हाथ में स्वर्ण ग्रेड ड्रैगन रक्त की 3 बूंदें ऐसी लगी जैसे वे पारा बह रही हों। उनमें न केवल अत्यधिक घनत्व था बल्कि उनमें एक विशेष चमक भी थी जो सामान्य रक्त में नहीं होती। सामान्य रक्त बंद बोतलों की दीवारों पर दाग लगा सकता है, लेकिन सोने की श्रेणी के ड्रैगन के खून का दीवारों पर बिल्कुल भी दाग नहीं है। जब लिन युआन उन्हें बाहर निकाल रहा था तो वह ड्रैगन के रक्त उत्सर्जित दबाव को महसूस कर सकता था। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश पहले से ही विकास की दहलीज पर थी और जब लिन युआन ने उस बाधा को तोड़ने में सहायता के लिए स्पिरिट क्यूई का उपयोग किया तो स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का शरीर काफी हद तक बदल गया। जब स्वर्ण ग्रेड ड्रैगन के रक्त की 3 बूंदें पानी में गिरी तो वे तुरंत पानी में विलीन नहीं हुई। इसके बजाय वे ड्रैगन जानवर के रक्तरेखा के विकसित हो रहे टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के निशानों द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। जबकि टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का शरीर लगातार बदल रहा था, ड्रैगन रक्त की 3 बूंदें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। जैसे ही ड्रैगन का खून घुसा, टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश ने और भी अधिक तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। अचानक टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश ऐसी दिखी मानो वह पागल हो गई हो और पानी के जार की दीवारों से टकराने लगी हो। प्रत्येक प्रहार के साथ उसके तराजू से ढेर सारा ताज़ा खून रिसकर पानी में मिल जाएगा। लिन युआन ने टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के विक्षिप्त व्यवहार को देखा और वह उस पीड़ादायक दर्द को महसूस कर सकता था जो वह भी झेल रही थी। प्रत्येक प्रहार के बाद कुछ शल्क उसके शरीर से गिर जाएंगे। लिन युआन स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के लिए चिंतित हो सकता है, लेकिन वह जानता था कि यह अपने शरीर में ड्रैगन प्रजाति की रक्तरेखा को जागृत करने की प्रक्रिया में थी। ये नितांत आवश्यक था। ड्रैगन प्रजाति के फी का सबसे कीमती हिस्सा उसका खून था। ड्रैगन प्रजाति के रक्त की सांद्रता भी फी का मूल्य निर्धारित करेगी। उस समय स्पिरिट साइफन गोल्डफिश गोल्ड ग्रेड ड्रैगन रक्त की 3 बूंदों के साथ अपने शरीर में ड्रैगन रक्तरेखा के निशान को सक्रिय कर रही थी। यह अपने पूरे शरीर का खून बदलने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश 3 घंटे तक पानी के जार में संघर्ष करती रही और लिन युआन भी 3 घंटे तक ध्यान से देखता रहा। टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की मछली के तराजू पहले से ही जीर्ण शीर्ण सजावट की तरह थे जो शरीर पर लटके हुए थे। वे इतनी बुरी हालत में थे कि उनमें कोई रक्षात्मक क्षमता ही नहीं थी। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश से बहने वाला खून अब पानी के साथ नहीं मिल रहा था और इसके बजाय स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के घावों पर सुरक्षा की एक पतली परत बना रहा था। लिन युआन को पता था कि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश में ड्रैगन जानवर के रक्तरेखा के निशान पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे और इसने रक्त बदलने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश में ड्रैगन प्रजाति की रक्तरेखा बहुत पतली हो सकती है, लेकिन यह अभी भी ड्रैगन प्रजाति का फी है। लिन युआन ने हवा में आत्मा क्यूई को इकट्ठा करने के लिए अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और इसे स्पिरिट साइफन गोल्डफिश में प्रवाहित किया, जिसने इसकी रक्तरेखा को जागृत कर दिया था। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की विकास गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी और इसका शरीर धीरे धीरे काले पैमाने के कवच की परत के साथ बढ़ रहा था। यह अपने पिछले मछली शल्कों से बिल्कुल अलग था। स्याही काले स्केल कवच में बहुत मोती जैसी चमक थी। स्केल कवच का प्रत्येक टुकड़ा हल्के गहरे सोने के पदार्थ से ढका हुआ था। क्षतिग्रस्त फिशटेल तुरंत लंबी हो गई थी और शरीर जितनी लंबी होने के बाद ही यह रुकी। विशाल काली पूंछ बिल्कुल एक स्तरित स्कर्ट की तरह थी। टेलीस्कोप की नज़र है कि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश पहले इस विकास के बाद लगभग पूरी तरह से हट गई थी। हालांकि ऊपरी आंख के क्षेत्रों में उभार थे जो उतने स्पष्ट नहीं थे। लिन युआन ने गहरी सांस ली। इस टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को अंततः कांस्य ड्रैगन प्रजाति फे में विकसित किया गया है। अब जब ये ड्रैगन प्रजाति फी में विकसित हो गया है तो इसका मतलब है कि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का विकास पथ उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। उच्च स्तर अनंत संभावनाएं लेकर आता है। ट्रू डेटा के माध्यम से जांच करने पर स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का नाम समान नहीं था। इसे अब स्पिरिट गैदर गोल्डफिश कहा जाने लगा। स्पिरिट क्यूई को साइफोन करना केवल एक मामूली लाभ था और स्पिरिट क्यूई इकट्ठा करना एक सौभाग्य माना जाता था। लिन युआन महसूस कर सकता था कि स्पिरिट गैदर गोल्डफिश केंद्रित स्पिरिट क्यूई उत्सर्जित कर रही थी। कुछ गणनाओं के बाद कांस्य स्पिरिट गैदर गोल्डफिश स्पिरिट क्यूई जारी करेगी जो निम्न ऊर्जा अयस्कों के 1000 केटी में निहित स्पिरिट क्यूई के बराबर थी। निस्संदेह स्पिरिट गैदर गोल्डफिश इतनी अधिक स्पिरिट क्यूई जारी करने में सक्षम थी। इसका मुख्य कारण ये था कि उसने अपने शरीर में ड्रैगन प्रजाति के रक्तरेखा के निशानों को जागृत कर दिया था। अन्यथा भले ही यह कांस्य ग्रेड में विकसित हो जाए, यह इतनी अधिक स्पिरिट क्यूई उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होगा। चूंकि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश महाकाव्य गुणवत्ता के साथ कांस्य ग्रेड तक पहुंच गई, लिन युआन अब अपना विशेष कौशल चुन सकता है। स्पिरिट क्यूई फ्लेयर। स्पिरिट क्यूई की रिहाई को अत्यधिक गति से बढ़ाएं। स्पिरिट क्यूई अवशोषण। स्पिरिट क्यूई की अवशोषण गति बढ़ाएं और ग्रेड और गुणवत्ता में प्रगति करते समय गति भी बढ़ाएं। स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट। स्पिरिट क्यूई जो लगातार पर्यावरण में जारी की जाती है उसे स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट के भीतर संग्रहित किया जाएगा। इसे ठेकेदार के शरीर पर ब्रांड किया जाएगा और ठेकेदार स्पिरिट क्यूई छाप के भीतर निहित स्पिरिट क्यूई को जारी कर सकता है।
स्पिरिट गैदर गोल्डफिश के लिए ये 3 विशिष्ट कौशल असाधारण थे। NOV एप्सिलॉन LBIN। स्पिरिट QE फ्लेयर स्पिरिट गैदर गोल्डफिश को एक अतिरिक्त प्रेरक शक्ति रखने और स्पिरिट QE फव्वारा बनने की अनुमति देगा। स्पिरिट QE अवशोषण स्पिरिट गैदर गोल्डफिश को अपनी विकास गति बढ़ाने की अनुमति देगा। ये वास्तव में स्पिरिट गैदर गोल्डफिश के दोष विकास की कठिनाई को नकार सकता है। यदि यह स्पिरिट इकट्ठा करने वाली सुनहरी मछली बाहरी दुनिया में होती और उसके पास विशेष कौशल के बीच स्पिरिट QE अवशोषण का विकल्प होता, तो 10 में से 8 व्यक्ति शायद बिना किसी हिचकिचाहट के स्पिरिट QE अवशोषण को चुनते। हालांकि यह उन अन्य लोगों के लिए था जिन्हें स्पिरिट गैदर गोल्डफिश को विकसित करने में अत्यधिक कठिनाई हुई थी। अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने के अलावा लिन युआन के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जैसे लिन युआन ने तुरंत तीसरा विशेष कौशल स्पिरिट QE इम्प्रिंट चुना। यह एक असाधारण विशिष्ट कौशल था, लेकिन लिन युआन के लिए सबसे बड़ा फायदा यह था कि इसे स्पिरिट गैदर गोल्डफिश के ग्रेड के साथ बढ़ाया जाएगा। स्पिरिट गैदर गोल्डफिश का विशिष्ट कौशल स्पिरिट QE इम्प्रिंट और जैस्मीन लिली का विशिष्ट कौशल रिकवरी इम्प्रिंट दोनों धुन में समान थे। जैस्मीन लिली के रिकवरी इम्प्रिंट ने उपचार ऊर्जा जमा की, जबकि स्पिरिट गैदर गोल्डफिश के स्पिरिट QE इम्प्रिंट ने स्पिरिट QE जमा की जो स्पिरिट गैदर गोल्डफिश द्वारा जारी की जाएगी। यदि स्पिरिट QE इम्प्रिंट का उचित उपयोग किया गया था, तो इसका मतलब था कि लिन युआन को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी स्पिरिट QE की मात्रा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी और वह फी की क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से जारी करने में सक्षम होगा। लिन युआन की राय में इसे वास्तव में उनके जीवन को बचाने की एक विधि के रूप में माना जा सकता है। चूंकि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश कांस्य ग्रेड में विकसित हुई, मोबियस भी सफलतापूर्वक कांस्य ग्रेड में विकसित हुआ। कांस्य ग्रेड में विकसित होने पर मोबियस भी अपनी नींद से जाग गया था। मोबियस का कांस्य ग्रेड विशिष्ट कौशल प्योरलैंड ऑफ ब्लिस भी दिखाई दिया। आनंद की शुद्ध भूमि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र ऐसी मिट्टी का उत्पादन करेगा जो मृत्यु के निकट की चोटों से उबरने के लिए बहुत अच्छी है। फी के ठीक होने का समय मोबियस के ग्रेड और मरने वाले फी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। लिन युआन के कानों में एक स्पष्ट और शांत आवाज गूंज उठी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 54 आनंद की शुद्ध भूमि फे इवोल्यूशन मचेंट। C54 आनंद की शुद्ध भूमि। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 54 आनंद की शुद्ध भूमि। युआन इस विकास के बाद मैं अनुबंध के निर्माण के दौरान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को हुए नुकसान से पूरी तरह उबरने के लिए कुछ समय के लिए शीत निद्रा में चला जाऊंगा। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ये तय करेगी कि एक स्पिरिट QE पेशेवर के पास कितने अनुबंधित फे हो सकते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त अनुबंधित शुल्क आध्यात्मिक ऊर्जा के दूसरे हिस्से को विभाजित करने के समान होगा। यही कारण था कि हर किसी के पास अनुबंधित शुल्क की अलग अलग संख्या थी। लिन युआन 8 साल की उम्र में मोबियस से संक्रमित हो गए थे, जब उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर थी। लिन युआन की रक्षा के लिए मोबियस ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जबरदस्ती दबा दिया था, जिससे मोबियस के स्रोत को नुकसान हुआ था। तुम्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा? क्या आपको ठीक होने के लिए मुझसे कुछ आध्यात्मिक सामग्री खरीदने की जरूरत है? लिन युआन ने शांत और चिंतित स्वर में पूछा। ऐसा लगा मानो वे पुराने दोस्त हों जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों, या एक साथी या परिवार की तरह हों। आध्यात्मिक सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं इस बार कब तक शीत निद्रा में रहूंगा। युआन, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने कम समय में मुझे कांस्य ग्रेड तक विकसित कर पाएंगे। आओ, इससे पहले कि मैं शीत निद्रा में सो जाऊं, आइए मैं आपको स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में परिवर्तनों को देखने और आनंद की शुद्ध भूमि के बारे में समझाने के लिए लाऊं। जब लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह पहले से 2 गुना बड़ा था। यह स्थानिक क्षेत्र अब स्टार वेब में उसके छोटे स्टो के आकार के बराबर था। स्पिरिट पूल का आकार न केवल 2 गुना बड़ा हो गया, बल्कि स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट QE की सांद्रता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई, 5 गुना से 8 गुना तक। हालांकि स्पिरिट पूल के तल पर रखे गए सभी निम्न ऊर्जा अयस्क विघटित हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि 8 गुना स्पिरिट QE एकाग्रता इस कांस्य ग्रेड स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की ऊपरी सीमा नहीं थी। एक साफ आवाज गूंजी। आत्मा QE एकाग्रता की ऊपरी सीमा बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना अधिक है। इससे पहले लिन युआन को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के बारे में सब कुछ स्वयं ही पता लगाने की आवश्यकता होगी। अब जब मोबियस की चेतना शांत हो गई थी, लिन युआन को बस सोचने की जरूरत थी और मोबियस उसकी शंकाओं का समाधान करेगा। स्पिरिट QE की सांद्रता 5 गुना से बढ़कर 10 गुना हो गई थी। ये नॉर्मल स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को एलीट ग्रेड में विकसित करते समय को आधा करने जैसा ही था। स्पिरिट पूल के आकार में वृद्धि से अधिक स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का पालन पोषण भी किया जा सकेगा। बदले में इससे लिन युआन को बढ़ी हुई गति के साथ रेडियंस डॉलर कमाने की अनुमति मिल जाएगी। वह 3 दिनों के भीतर एक बैच का उत्पादन करने में सक्षम होगा। स्पिरिट पूल के आकार को देखते हुए वह हर बार लगभग 100 स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का पालन पोषण करने में सक्षम होगा। सभी स्पिरिट साइफन गोल्डफिश बेचने के बाद वह 3 दिनों के भीतर कम से कम 800 रेडियंस डॉलर कमाने में सक्षम होगा। लिन युआन ने अभी तक कांस्य यूसनीज बेचने के लिए अर्जित धन को शामिल नहीं किया था। वर्तमान में लिन युआन के लिए रेडियंस डॉलर कमाना पहले से ही आसान था। वास्तव में क्लाउड में स्ट्रीम के साथ लेन देन पूरा करने के बाद लिन युआन को किसी भी अधिक कस्टम ऑर्डर किए गए एलीट शुल्क को स्वीकार नहीं करना पड़ा। यदि कस्टम एलीट फीस को तैयार करने में लगने वाले समय का उपयोग कांस्य यूसनीज के उत्पादन में किया जाता तो वह बहुत अधिक रेडियंस डॉलर कमाने में सक्षम होता। लिन युआन भले ही अब अधिक पैसा कमा रहा हो, लेकिन वह बहुत अधिक खर्च भी कर रहा था। जितना अधिक उसने पैसा कमाया, उतना ही अधिक उसे लगा कि वह पर्याप्त नहीं कमा रहा है।
फीस का विकास पानी के प्रवाह के विपरीत चलने वाली नाव की तरह था और उसे कई लहरों पर काबू पाने की आवश्यकता होगी। एक भी दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री की कीमत पहले से ही अज्ञात राशि होगी, इसलिए उसके खर्च के लिए पर्याप्त रेडियंस डॉलर होना असंभव था। जैस्मीन लिली की गुणवत्ता को कांस्य ग्रेड में लीजेंड तक बढ़ाने के लिए 2 महोगनी ट्रीकोर की आवश्यकता थी और उन्होंने पहले ही लिन युआन को बड़ा सिरदर्द बना दिया था। NOVALB.1N लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में एक साधारण सेटअप की व्यवस्था की थी, जिसमें उन्होंने एक विशाल कार्यक्षेत्र और एक कुर्सी जैसे कुछ साधारण फर्नीचर रखे थे। उस समय कांस्य जैस्मीन लिली को कार्यक्षेत्र पर रखा गया था। कांस्य ग्रेड में विकसित होने के बाद जैस्मीन लिली दिखने में काफ़ी अलग थी, लेकिन स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की तुलना में, जो पूरी तरह से कायापलट से गुजर चुकी थी, ये ज़्यादा नहीं थी। कांस्य जैस्मीन लिली डंठल से गुच्छों में बदल गई थी। आधे लकड़ी वाले तने भी गायब हो गए थे। जैस्मीन लिली के फूलों की परतें और ढेर इकट्ठे किए गए थे और यह बिल्कुल जेडाइट जैसा दिख रहा था। इसे देखने मात्र से ऐसा महसूस होगा मानो वे ठीक हो रहे हों। युआन, वहाँ देखो, वह विशिष्ट कौशल है, आनंद की शुद्ध भूमि। लिन युआन ने नजर डाली और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में जमीन का एक नया टुकड़ा देखा जो लगभग 20 वर्ग मीटर का था। लाल रंग की बाढ़ ने अंतरिक्ष को घेर लिया था और अंदर चमचमाती जेड सफेद मिट्टी थी। लिन युआन आगे बढ़े और मिट्टी पकड़ ली। वह मिट्टी से किसी भी तरह की खुरदरी या टेढ़ी मेढ़ी बनावट महसूस नहीं कर सका क्योंकि वह बेहद नरम थी। आनंद की शुद्ध भूमि कांस्य फे को तेजी से ठीक कर सकती है और धीरे धीरे सिल्वर फे को ठीक कर सकती है। जहां तक सोने के अवशेषों की बात है जो मरणासन स्थिति में है, उन्हें आनंद की शुद्ध भूमि में रखने से उनकी मरणासन स्थिति को बनाए रखा जा सकता है। जब तक पोषक तत्व लगातार मिलते रहेंगे, वे नहीं मरेंगे। मॉबियस ने लिन युआन को विशिष्ट कौशल प्योर लैंड ऑफ ब्लिस की क्षमता से परिचित कराया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मॉबियस का विशेष कौशल वास्तव में इतना अविश्वसनीय होगा। केवल कक्षा 3 के क्रिएशन मास्टर्स के पास ही मरणासन अवस्था में सोने को बचाने का प्रयास करने का आत्मविश्वास होगा। वास्तव में यह संभव था कि क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स एक मरते हुए गोल्डफे को बचाने में सक्षम नहीं होंगे। गंभीर रूप से घायल गोल्डफेस के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मरना और गंभीर रूप से घायल होना 2 अलग अलग चीजें थीं। एक मरता हुआ जीव पहले ही अपने स्रोत और जीवन शक्ति को समाप्त कर चुका होता है। वे केवल अपनी शक्तिशाली स्वर्ण ग्रेड काया के कारण ही खड़े रह सके। इस प्रकार की लुप्तप्राय चीज को ताज़ी आध्यात्मिक सामग्री के रूप में बेचा जाएगा। आनंद की शुद्ध भूमि प्राप्त करने से पहले लिन युआन ने केवल बचे हुए सिल्वर फेस को लेने का साहस किया और आशा की। अब आनंद की शुद्ध भूमि के साथ वह गारंटी दे सकता है कि मरने वाला गोल्डफे नहीं मरेगा। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की स्पिरिट क्यूई एकाग्रता को देखते हुए, जो बाहरी दुनिया से 10 गुना अधिक थी, लिन युआन मरने वाले गोल्डफे की चोटों को धीरे धीरे ठीक करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग कर सकता था। जब भी कोई गोल्डफे दिखाई देता, उसे स्टार वेब के रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन में नीलामी के लिए रखा जाता। स्टार वेब में ऐसा कोई स्टोर नहीं था जो सीधे गोल्ड फीस बेचता हो। लिन युआन के पास अभी गोल्डफे के साथ शामिल होने की क्षमता थी। मॉबियस, आनंद की यह शुद्ध भूमि वास्तव में व्यवहारिक है। लिन युआन का आश्चर्यचकित स्वर सुनने के बाद मॉबियस ने हंसते हुए कहा, यह एकमात्र कार्य नहीं है। आप बाहरी दुनिया में आनंद की शुद्ध भूमि के एक टुकड़े को बुलाने के लिए अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग स्रोत को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। आनंद की शुद्ध भूमि की सीमा सीधे तौर पर आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा से संबंधित होगी। स्पष्टीकरण सुनने के बाद लिन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। आनंद की इस शुद्ध भूमि का उपयोग वास्तव में बाहरी दुनिया में एक क्षमता के रूप में किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी आत्मा की चैनलिंग क्षमता को उजागर करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं केवल आनंद की शुद्ध भूमि का उपयोग फे के क्षतिग्रस्त स्रोत को ठीक करने के लिए कर सकता हूं। लिन युआन के पास हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर की प्रतिभा थी और उसका हमेशा एक बनने का उद्देश्य भी था। इसलिए जैस्मीन लिली का पालन पोषण करते समय लिन युआन कभी भी लापरवाह नहीं रहे। वास्तव में उन्होंने जैस्मीन लिली को फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने वाली पहली मादा के रूप में भी चुना था। लिन युआन को अचानक महसूस हुआ कि रिकवरी इम्प्रिंट, स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट और प्योर लैंड ऑफ ब्लिस एक आदर्श संयोजन बना रहे थे। आत्मा क्यूई छाप में आत्मा क्यूई संचय के दिनों और महीनों के बाद क्या मैं आनंद की शुद्ध भूमि देख पाऊंगा जो आत्मा क्यूई छाप खोलने पर क्षितिज तक पहुंचती है? रिकवरी इम्प्रिंट खोलने के बाद क्या मैं एक आयामी दरार आक्रमण के दौरान पूरे युद्ध क्षेत्र को ठीक कर पाऊंगा? बेशक लिन युआन जानता था कि वह अभी भी बहुत कमजोर था। यदि वह मजबूत बनना चाहता है तो उसे एक कदम उठाना होगा और आगे बढ़ना जारी रखना होगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 55 5 फॉर्चून रंचू फे इवोल्यूशन मचेंट। C55 5 फॉर्चून रैंचू। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 55 5 फॉर्चून रंचू। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद मॉबियस ने हाइबरनेट करना और अपने घायल स्रोत को ठीक करना शुरू कर दिया। इस समय मॉबियस की विशेषताओं को ट्रू डेटा के साथ लिन युआन को प्रदर्शित किया गया था। फे नाम मॉबियस। फे प्रजाति फे ग्रेड कांस्य 1/10। फे प्रकार स्थानिक रहस्य। फी गुणवत्ता सामान्य। क्षमताएं सच्चा डेटा आंखों के लिए अदृश्य सभी जटिल जानकारी डेटा में बदल जाती है। जो जानकारी डेटा में बदल जाती है उसमें सच्चाई हो सकती है जिसे सतह पर पहचाना नहीं जा सकता। शांत मन निष्क्रिय क्षमता। शांत मन के प्रभाव को फी के ग्रेड के अनुसार सुधारा जा सकता है। शांत मन को स्थिर कर सकता है और नकारात्मक परिस्थितियों का विरोध करने की एक निश्चित संभावना रखता है।
विशिष्ट कौशल। स्पिरिट लॉक मोबियस के स्थानिक क्षेत्र का उपयोग जानवरों के पालन पोषण के लिए किया जा सकता है। फे का प्रारंभिक ग्रेड जिसे मोबियस का स्थानिक क्षेत्र पोषित कर सकता है वह मोबियस के ग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। मोबियस स्वयं अपने ग्रेड को बढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसके ग्रेड को फी के ग्रेड के साथ बढ़ाया जाएगा जिसे वह पोषित करता है। उसी समय मोबियस उस फी की प्रारंभिक क्षमता प्राप्त कर सकता है जिसका वह पोषण करता है। हालांकि मोबियस का ग्रेड बढ़ने पर उसे योग्यताएं प्राप्त नहीं होंगी। जब भी मोबियस एक ग्रेड बढ़ाता है तो वह एक और फी का पोषण करने में सक्षम होगा। मोबियस की विकास पद्धति अपरिवर्तित रहेगी। आनंद की शुद्ध भूमि। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र ऐसी मिट्टी का उत्पादन करेगा जो निकट मृत्यु भय की चोटों से उबरने के लिए बहुत अच्छी है। फी के ठीक होने का समय मोबियस के ग्रेड और मरने वाले फी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। सामान्य स्पिरिट लॉक। जैस्मीन लिली, कांस्य 1/10 सामान्य। क्षमता ठीक करना, बाहरी चोटों को तेजी से ठीक करता है और धीरे धीरे जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करता है। विशिष्ट कौशल। रिकवरी इम्प्रिंट। सामान्य समय के दौरान जैस्मीन लिली द्वारा जारी उपचार ऊर्जा को संचित करें। ठेकेदार संचित उपचार ऊर्जा को मुक्त करने के लिए छाप को सक्रिय कर सकता है। एलिट स्पिरिट लॉक। आत्मा संग्रहकर्ता सुनहरी मछली, कांस्य 1/10 सामान्य। क्षमता, आत्मा इंजेक्शन। एक बार में एक निश्चित मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति बहाल करें और धीरे धीरे खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति बहाल करें। विशिष्ट कौशल। स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट। स्पिरिट क्यूई जो लगातार पर्यावरण में जारी की जाती है उसे स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट के भीतर संग्रहित किया जाएगा। इसे ठेकेदार के शरीर पर ब्रांड किया जाएगा और ठेकेदार स्पिरिट क्यूई छाप के भीतर निहित स्पिरिट क्यूई को जारी कर सकता है। मोबियस की विशेषताओं को देखते हुए लिन युआन ने अपना सिर खुजलाया। अगर मैं मोबियस को सिल्वर ग्रेड में विकसित करना चाहता हूं तो मुझे तीसरे चरण को स्पिरिट लॉक करना होगा। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का एक और बैच बेचने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि रेड थॉर्न पहले ही नॉर्मल IX फ्लॉलेस तक पहुंच चुका था क्योंकि यह लगातार विदेशी कीड़ों के शवों को पचा रहा था। विदेशी कीड़ों के शवों की कीमत 100 रेडियंस डॉलर से अधिक थी, लेकिन रेड थॉर्न को अभी भी अभिजात वर्ग तक पहुंचना बाकी था। उस पल में लिन युआन ने देखा कि यदि वह आत्मा क्यूई को फी तक नहीं पहुंचा सका तो वास्तव में उन्हें विकसित करना इतना मुश्किल होगा। रेड थॉर्न का विकास अब लिन युआन की नंबर 1 प्राथमिकता थी। स्रोत बीज लिन युआन की इच्छा के अनुसार विकसित होगा और रेड थॉर्न के लिए उसने जो विकास पद्धति चुनी थी वह भोजन की खपत थी। इसलिए विकास के दौरान किसी भी वृद्धि को प्राप्त करने के लिए इसे भोजन के स्रोत से आने की आवश्यकता होगी। उच्च श्रेणी के फे या उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूप का मांस रेड थॉर्न के विकास के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। हालांकि चाहे वह उच्च श्रेणी का मांस हो या आयामी जीवन रूप मांस, उनमें से अधिकांश को बहुमूल्य आध्यात्मिक या खाद्य सामग्री माना जाता था। लिन युआन की बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी का मांस खरीदने की इच्छा व्यवहारिक नहीं थी, लेकिन चूंकि यह रेड थॉर्न के विकास के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था, लिन युआन कंजूस होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उन्होंने स्टार वेब में लॉग इन किया और तुरंत जोहू जियाक्सन से संपर्क किया। डीप माउंटेन एल्डरलिन, बड़ी बहन शिन, मैं नॉर्मल स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का एक और बैच ऑर्डर करना चाहता हूं। इस बार मुझे 10 टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश चाहिए। लिन युआन स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का पालन पोषण करने और उनमें से 10 को आरक्षित करने की योजना बना रहा था। ये 10 वरीयता प्राप्त उम्मीदवार होंगे जिन्हें बेचे जाने से पहले कांस्य ग्रेड तक पोषित किया जाएगा। ब्रॉन्ज स्पिरिट साइफन गोल्डफिश रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन के दरवाजे में प्रवेश करने में सक्षम होगी। यदि लिन युआन महोगनी ट्रीकोर खरीदना चाहता है तो उसे कांस्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश पर भरोसा करना होगा। बेशक लिन युआन रेडियंस डॉलर के लिए ब्रॉन्ज स्पिरिट साइफन गोल्डफिश जैसी कीमती चीज़ों का आदान प्रदान नहीं करेगा। वह उन्हें रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन में रखेगा और महोगनी ट्रीकोर के बदले उनका व्यापार करेगा। वस्तुओं के लिए व्यापार आदिम हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक सामग्री और धन प्राप्त करने के लिए ये सबसे प्रभावी तरीका था। जोहू जियाक्सन, ठीक है, मैं आपके लिए सबसे अच्छी नॉर्मल स्पिरिट साइफन गोल्डफिश चुनूंगा। ये सही है, मेरे पास एक मादा एलिट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश है जो पहले से ही गर्भवती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि रखते हैं। मादा स्पिरिट साइफन गोल्डफिश उतनी दुर्लभ नहीं थी, लेकिन स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के लिए गर्भवती होना बेहद मुश्किल था। किसी मादा की दुर्लभता जितनी अधिक होगी उसके लिए पुनरुत्पादन उतना ही कठिन होगा। यह एक ताला था जो प्रकृति द्वारा लगाया गया था और मनुष्य इसे नहीं खोल सकते थे। जब लिन युआन ने पढ़ा कि जोहू जियाक्सन के पास एक गर्भवती स्पिरिट साइफन गोल्डफिश है तो उसकी आंखें चमक उठीं। एक मादा स्पिरिट साइफन गोल्डफिश हर बार लगभग 1000 स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को जन्म दे सकती है। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के अंडों को जीवित रहने में कठिनाई होती थी और इसका मुख्य कारण यह था कि अंडों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त स्पिरिट क्यूई नहीं थी। हालांकि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के स्पिरिट पूल में अब ये कोई समस्या नहीं होगी। स्पिरिट पूल में एक बार में केवल 100 एलिट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश ही समा सकती हैं, लेकिन अंडों को पोषित करने की आवश्यकता होगी और लिन युआन उन्हें प्रजनन के लिए अलग अलग टैंकों में विभाजित कर सकते हैं। इस तरह वह पैसे का एक बड़ा हिस्सा बचाने में सक्षम होगा और उसे अब सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। डीप माउंटेन एल्डरलिन, बड़ी बहन शिन, मुझे मादा स्पिरिट साइफन गोल्डफिश चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि कीमत क्या है। जोहू जियाक्सन, मादा स्पिरिट साइफन गोल्डफिश थोड़ी महंगी हो सकती है। इसकी कीमत 80 रेडियंस डॉलर है। लिन युआन ने जवाब सुनकर भौहें चढ़ा दी। यदि यह कीमत होती तो लिन युआन हर बार सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश खरीदता और उनका पालन पोषण करता। एक एलिट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की कीमत केवल 8 रेडियंस डॉलर होगी और यह अच्छी प्रजाति के कारण था। एक सामान्य प्रजाति की कीमत केवल 5 रेडियंस डॉलर होगी। एलिट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश गर्भवती थी और उसे 80 रेडियंस डॉलर में बेचा जा सकता था। कीमत सचमुच थोड़ी अधिक थी।
लिन युआन को लगा कि 15 रेडियंस डॉलर की सीमा होनी चाहिए। जो जियाक्सन, ये सही है, मैं ये बताना भूल गया कि गर्भवती मादा स्पिरिट साइफन गोल्डफिश 5 फॉर्चून रैंचू है, इसलिए यह महंगा है। बिग सिस्टर शिन द्वारा दी जाने वाली कीमतें आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 5 फॉर्चून रंचू, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना महंगा है। आत्मा की जागृति के एक शताब्दी बाद भी मनुष्यों में अभी भी शुभ चीजों के लिए सहज प्राथमिकता थी। 5 फॉर्चून रैंचू स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के बीच एक दुर्लभ और शुभ प्रजाति थी। इसके गोल शरीर में 5 रंग थे जो 5 भाग्य का प्रतीक थे। इसका कार्य नियमित स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के समान हो सकता है, लेकिन इसकी लागत नियमित की तुलना में 10 गुना अधिक है। एलिट 5 फॉर्चून रैंचेस मूल रूप से बाजार में उपलब्ध नहीं थे। कोई भी इसे केवल क्रिएशन मास्टर्स से ही खरीद सकता है जिसने इसे व्यक्तिगत रूप से विकसित किया है। लिन युआन मुख्य रूप से जोऊ जियाक्सन से आध्यात्मिक सामग्री खरीद रही थी क्योंकि वह व्यवसाय करते समय ईमानदार थी। लिन युआन को एहसास हुआ कि उसने जोऊ जियाक्सन के संबंधों को कम करके आंका था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 56 जोऊ जियाक्सन के विचार। फे एवोल्यूशन मचेंट। C56 जोऊ जियाक्सन के विचार। प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 56 जोऊ जियाक्सन के विचार। डीप माउंटेन एल्डरलिन, बड़ी बहन शिन, मैं उस मादा 5 फॉर्चून रैंचू को खरीदूंगा। क्या बिग सिस्टर शिन उच्च श्रेणी के स्पिरिट जानवर का मांस बेचती है? लिन युआन की कई स्पिरिट साइफन गोल्डफिश खरीद के बाद जोऊ जियाक्सन ने लिन युआन पर एक संक्षिप्त जांच की थी। परिणामस्वरूप उसे पता चला कि लिन युआन का खाता डीप माउंटेन एल्डरलिन एक फेस्टो का मालिक भी था। जोऊ जियाक्सन ने कुछ समय तक इसका अवलोकन किया था। लिन युआन के स्टो को नॉर्मल स्पिरिट साइफन गोल्डफिश प्राप्त होने के बाद वे सभी थोड़े समय में विशिष्ट श्रेणी के हो गए। ये स्पिरिट साइफन गोल्डफिश थीं। जोऊ जियाक्सन ने एक साहसिक अनुमान लगाया और वह अपने ही अनुमान से तुरंत डर गई। 3 से 5 दिनों के भीतर 100 सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को एलिट ग्रेड में विकसित करने के लिए किसी को कम से कम क्लास 3 क्रिएशन मास्टर होना चाहिए। बेशक क्लास 2 क्रिएशन मास्टर्स को भी बाहर नहीं किया जा सकता है। हालांकि यदि यह क्लास 2 क्रिएशन मास्टर का काम था तो स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को इतने बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए कम से कम 20 क्लास 2 क्रिएशन मास्टर होने चाहिए। बहरहाल जोऊ जियाक्सन समझ नहीं पा रहे थे कि एक क्रिएशन मास्टर स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को क्यों विकसित करना चाहेगा। क्या स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को विकसित करने के लिए इतना प्रयास खर्च करने के बजाय कुछ सिल्वर फे विकसित करना बेहतर नहीं होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोऊ जियाक्सन क्या अनुमान लगा रही थी क्योंकि वह किसी चीज के बारे में निश्चित थी। लिन युआन के स्टो का समर्थन करने वाला एक क्रिएशन मास्टर होना चाहिए और यह अत्यधिक संभव था कि वह क्लास 3 क्रिएशन मास्टर था। क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास शायद क्लास 5 के स्टो में भी नहीं थे और उन्हें निश्चित रूप से वीआईपी अतिथि माना जाएगा। जोऊ जियाक्सन ने कई वर्षों तक अपना स्टोर संचालित किया था और वह हर बार सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक सामग्री बेचती थी। इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह अंततः क्लास 3 स्टार वेब स्टोर के मानक तक पहुंच गई। इसका मुख्य कारण यह था कि वह अपनी कीमतें दबा रही थी और भारी मात्रा में बेच रही थी। जोऊ जियाक्सन अपने स्टोर को कक्षा 4 में अपग्रेड करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि उसके पास क्रिएशन मास्टर का समर्थन नहीं था। पहले जोऊ जियाक्सन केवल लिन युआन को अपने वफादार ग्राहक के रूप में विकसित करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब उसने सोचा कि क्या वह लिन युआन के साथ बेहतर संबंध बना सकती है। वह लिन युआन के स्टोर से दुर्लभ वस्तुएं खरीद सकती थी जो बाजार में उच्च कीमतों पर उपलब्ध नहीं होंगी। इस तरह वह अपने स्टोर की प्रतिष्ठा बनाने और उसे कक्षा 4 में अपग्रेड करने में सक्षम होगी। बड़े स्टोर स्थान के साथ वह इसे और भी बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम होगी। स्टार वेब स्टोर को अच्छी तरह से प्रबंधित करना हमेशा से जोऊ जियाक्सन की जिद रही है। हालांकि उसे अपने समर्थक के रूप में कोई क्रिएशन मास्टर नहीं मिला और यह एक कठिन यात्रा रही। जोऊ जियाक्सन ने एक क्रिएशन मास्टर की भर्ती के बारे में सोचा था, हालांकि उसे जो मिले उनमें से अधिकांश कक्षा 1 के थे। यहां तक कि क्लास 1 क्रिएशन मास्टर्स द्वारा निर्धारित शर्तें पहले से ही इतनी ऊंची थीं कि जोऊ जियाक्सन उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका। कक्षा 5 के स्टोर में अधिकांश क्रिएशन मास्टर्स स्टोर द्वारा चुनी गई युवा प्रतिभाएं थीं और उन्होंने क्रिएशन मास्टर्स को पोषित करने के लिए संसाधनों का उपयोग किया। जोऊ जियाक्सन ने युवा और प्रतिभाशाली लोगों का भी पोषण किया था और वह संसाधनों को लेकर कंजूस नहीं थी। हालांकि वे सभी विफलताओं के रूप में समाप्त हुए। जाहिर है क्रिएशन मास्टर्स का निर्माण करना इतना आसान नहीं था। जोऊ जियाक्सन लिन युआन के स्टोर से कुछ दुर्लभ फे आयात करना चाहता था, लेकिन इस तरह की बातचीत का विषय खोलना इतना आसान नहीं था। यदि कोई बूट चाटने वाला बनना भी चाहे तो भी वह बिना किसी कारण के चाट नहीं सकता। चाटने की ऐसी विधि का उपयोग करना महत्वपूर्ण था जिसे बॉस स्वीकार कर सके और बिना कोई निशान छोड़े चाट सके। कई वर्षों तक आध्यात्मिक सामग्री की दुकान का मालिक रहने के बाद यहां तक कि सबसे आरक्षित व्यक्ति भी क्रिएशन मास्टर्स को भर्ती करने की विधि को एक कला में बदलने में सक्षम होगा। हालांकि लिन युआन जो उच्च श्रेणी का स्पिरिट जानवर का मांस चाहता था वह कुछ ऐसा था जो जोऊ जियाक्सन के पास अभी उसके स्टोर में नहीं था। जोऊ जियाक्सन को पता था कि अगर उसने कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है और अगर लिन युआन को उनकी आवश्यकता है तो वह निश्चित रूप से इसके लिए दूसरों को ढूंढ लेगा। जोऊ जियाक्सन नहीं चाहते थे कि स्थिति वैसी बने। यदि लिन युआन अन्य स्टोर मालिकों की तलाश करती और उनकी नियमित ग्राहक बन जाती तो क्या उसे नुकसान नहीं होता। इसलिए जोऊ जियाक्सन ने एक निर्णय लिया और उत्तर दिया, मेरे पास कोई उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक जानवर या आयामी जीवन रूप का मांस नहीं है। उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूप के मांस को बेचने के लिए एक विशेष प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। केवल कुछ ही स्टोर हैं जिनके पास प्रमाणपत्र हैं।
यदि आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो मैं उन्हें आपकी अनुशंसा कर सकता हूँ। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि जोऊ जियाक्सन उसके साथ अपने संपर्क साझा करने को तैयार होगी। संपर्क आध्यात्मिक सामग्रियों और फे भंडारों के लिए आजीविका थे। प्रत्येक दुकान के अपने अनूठे संपर्क थे और यह एक पूंजी थी जिसने उन्हें जीवित रहने की अनुमति दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोऊ जियाक्सन किस कारण से अपने संपर्क साझा करने को तैयार थी, लिन युआन इस उपकार को याद रखने वाली थी। कई वर्षों तक अंधेरे में जीवित रहने की तलाश करने के बाद लिन युआन पहले से ही जानता था कि आभारी कैसे होना चाहिए। डीप माउंटेन एल्डर लिन, तब मैं बिग सिस्टर शिन को धन्यवाद दूंगा। मुझे अब वास्तव में किसी उच्च श्रेणी के आत्मा जानवर के मांस या उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूप मांस की तत्काल आवश्यकता है। जोऊ जियाक्सन लिन युआन की प्रतिक्रिया देखकर प्रसन्न हुए। उसे डर था कि लिन युआन पहले तो उसकी मदद की सराहना नहीं करेगी। अब जब लिन युआन ने अपना धन्यवाद दिया तो इसका मतलब था कि उसने उसका एहसान स्वीकार किया। जब बातचीत खत्म हो गई तो लिन युआन ने जोऊ जियाक्सन के निर्देशों का पालन किया और अनुशंसित स्टार वेब स्टोर पर पहुंचे जिस पर कोई बैनर नहीं था। लिन युआन ने एक लंबे और मजबूत आदमी को देखा जो वहां बैठा हुआ एक किताब पलट रहा था। वह लगातार किताब में कुछ न कुछ दर्ज कर रहा था, जैसे कि वह सामान की सूची का मिलान कर रहा हो। यह महसूस करते हुए कि कोई अंदर है, लंबे और मजबूत आदमी ने ऊपर देखा और कहा, यह कोई दुकान नहीं है, मैं आगंतुकों की देखभाल नहीं करता। लिन युआन ने तुरंत जवाब दिया, जोऊ जियाक्सन ने मुझे यहाँ उच्च श्रेणी के स्पिरिट बीस्ट और डायमेंशनल लाइफ फॉर्म मास्क खरीदने की सिफारिश की। ये सुनकर कि यह जोऊ जियाक्सन का रेफरल था, लंबे और मजबूत व्यक्ति ने लिन युआन की ओर देखा। बोलने से पहले उन्होंने लिन युआन की पहचान सत्यापित करने के लिए जोऊ जियाक्सन से संपर्क किया। चूंकि जियाक्सन ने आपकी सिफारिश की थी, आप मुझे बिग ब्रदर फैन कह सकते हैं। जब लिन युआन ने देखा कि लंबा और मजबूत आदमी कितना सतर्क था तो उसने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया था। इस स्टोर के पास संभवतः विशेष प्रमाण पत्र नहीं था और संभवतः यह एक अवैध स्टोर था। हालांकि स्टार वेब जांच और निरीक्षण की महान क्षमता वाली जगह थी, लेकिन स्टार वेब में बहुत सारे अवैध स्टोर थे। हर बार जब कोई दुकान पकड़ी जाती तो उसके अनुरूप सजा होती। लंबे और हटे कट्टे आदमी का संवेदनशील और चिंतित होना स्वाभाविक था। बिग ब्रदर फैंग, क्या आप यहाँ उच्च श्रेणी के स्पिरिट जानवर का मांस बेचते हैं? लंबे और मजबूत आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं हर महीने उच्च श्रेणी के मांस का केवल एक बैच प्राप्त करने में सक्षम हूँ। इसके अलावा उन स्क्रैप भागों को आध्यात्मिक सामग्री के रूप में नहीं माना जा सकता है या व्यंजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रजातियों का कोई विकल्प नहीं है। कांस्य ग्रेड मांस की एक बिल्ली की कीमत $20,000 फेडरेशन डॉलर होगी, सिल्वर ग्रेड मांस की एक बिल्ली की कीमत $50,000 फेडरेशन डॉलर होगी और सोने ग्रेड मांस की एक बिल्ली की कीमत $1 रेडियंस डॉलर होगी। फिलहाल मैंने सारा माल बेच दिया है और आधे साल का माल पहले ही आरक्षित कर लिया है। लिन युआन ने प्रतिक्रिया पर भौहें चढ़ा दी, लेकिन बिग ब्रदर फैंग ने कहा, हर जगह उच्च श्रेणी का फी मांस खरीदना कठिन है। आखिरकार उच्च रैंक वाले स्पिरिट क्यूई पेशेवर अपने मांसाहारी जानवरों को खिलाने के लिए फी मांस का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको डायमेंशनल लाइफ फॉर्म के मांस की जरूरत है तो मेरे पास काफ़ी स्टॉक है और मैं उन्हें आपको कम कीमत पर बेच सकता हूँ। इस बिंदु पर लिन युआन की नाराजगी शांत हो गई थी। चूंकि वह उन्हें रेड थॉर्न को खिला रहा था, या तो उच्च श्रेणी का फी मांस या आयामी जीवन रूप मांस उपयुक्त होगा। हालांकि उच्च श्रेणी के मांस में आयामी जीवन रूप मांस की तुलना में अधिक स्पिरिट क्यूई होगी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां, संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 57, लॉर्ड रेंजर, फे इवोल्यूशन मचेंट, C57, लॉर्ड रेंजर, प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 57, लॉर्ड रेंजर। लिन युआन ने पहले ही उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूपों का मांस खरीदने का फैसला कर लिया था। बिग ब्रदर फैंग, फिर मुझे कुछ उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूप मांस मिलेंगे। मुझे आश्चर्य है कि आप आयामी जीवन रूप मांस को कितने में बेच रहे हैं। आपके साथ ईमानदार होने के लिए, मुझे जो उच्च ग्रेड आयामी जीवन रूप मांस मिला वह उच्च ग्रेड स्पिरिट जानवर के मांस की तरह खाने योग्य नहीं है। मैं किसी भी खाद्य उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूप मांस को प्राप्त करने में भी असमर्थ हूँ। मुझे प्राप्त अधिकांश आयामी जीवन रूप मांस एबिस डायमेंशनल रिफ्ट और इंसेक्ट वर्ल्ड डायमेंशनल रिफ्ट से हैं। जब बिग ब्रदर फैंग ने समझाया तो लिन युआन को स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष की नज़र में असहायता महसूस हो सकती थी। जाहिर है, मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे आयामी जीवन रूप मांस की बिक्री अच्छी नहीं चल रही थी। हालांकि रेड थॉर्न के लिए ऐसी बातों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में जिस प्रकार का आयामी जीवन रूप मांस अन्य जानवर नहीं खा सकते, वह वास्तव में रेड थॉर्न के विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि आयामी जीवन रूप मांस की कीमत क्या है। बिग ब्रदर फैंग ने नहीं सोचा था कि लिन युआन खरीदारी करने और धोने का इरादा व्यक्त करेगा, बल्कि वह बहुत प्रसन्न हुआ। कक्षा एक आयामी जीवन रूप कांस्य फे के बराबर हैं और प्रत्येक बिल्ली के लिए 500 फेडरेशन डॉलर खर्च होते हैं। क्लास 2 आयामी जीवन रूप सिल्वर फीस के बराबर हैं और प्रत्येक बिल्ली के लिए 8,000 फेडरेशन डॉलर खर्च होते हैं। कक्षा 3 आयामी जीवन रूप गोल्ड फीस के बराबर हैं और प्रत्येक बिल्ली के लिए 100,000 फेडरेशन डॉलर खर्च होते हैं। लिन युआन आश्चर्यचकित था और उसने नहीं सोचा था कि आयामी जीवन रूप मांस वास्तव में इतना सस्ता था। ये फेई फ्लेश से कई गुना सस्ता था। प्रत्येक बिल्ली के लिए सोने के आकार के जीवन रूप मांस की कीमत केवल 100,000 फेडरेशन डॉलर है। इसका मतलब ये भी था कि 100 रेडियंस डॉलर से 1,000 कैटियाँ खरीदी जा सकती थीं। निस्संदेह रेड थॉर्न अब केवल सामान्य श्रेणी पर था और भले ही वह आयामी जीवन रूप मांस को पचा सके, उसे भी क्रमिक अनुकूलन की आवश्यकता होगी। पहले लिन युआन इसे श्रेणीहीन विदेशी कीड़ों के शव खिलाता रहा था।
उन शवों के भीतर मौजूद ऊर्जा की मात्रा सामान्य जानवरों के बराबर हो सकती है। इसलिए लिन युआन रेड थॉर्न को कांस्य ग्रेड फे मास्क खिलाना शुरू करने की योजना बना रहा था। बिग ब्रदर फैंग, मैं इस बार क्लास एक डायमेंशनल लाइफ फॉर्म मास्क की 3000 बिल्लियों का ऑर्डर दूंगा। आइए अपना संपर्क विवरण प्रदान करें। भविष्य में अगर मुझे अधिक आयामी जीवन रूप मास्क की आवश्यकता होगी तो मैं सीधे आपसे ऑर्डर करूंगा। बिग ब्रदर फैंग तुरंत मुस्कुराए जब उन्होंने सुना कि लिन युआन आयामी जीवन रूप मास्क खरीदने जा रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा दूंगा। क्लास एक एलियन की लगभग 60 कैटीज का होता है। मैं तुम्हें 55 विदेशी कीड़े दूंगा और जो बचेंगे उन्हें एक उपहार माना जाएगा। लिन युआन को मूल रूप से लगा कि उच्च श्रेणी आयामी जीवन रूप मास्क सस्ता था, लेकिन केवल 55 लाशें प्राप्त करने के लिए 3000 कैटीज खरीदने के लिए 1.5 रेडियंस डॉलर का उपयोग करने के बाद उन्हें लगा कि यह उतनी अधिक नहीं थी। वह पहले ही रेड थॉर्न 1000 विदेशी कीड़ों को खिला चुका था। निस्संदेह 1000 श्रेणीहीन विदेशी कीड़ों की ऊर्जा इन वर्ग 1 के विदेशी कीड़ों में से केवल 3 के बराबर हो सकती है। खरीदारी करने के बाद लिन युआन एकांत में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। स्टार टॉवर में कुछ द्वंद्वों या कांस्य यूसनीस को विकसित करने के अलावा बाकी समय रेड थॉर्न के विकास को देखने में व्यतीत होगा। एक बार जब रेड थॉर्न अभिजात वर्ग में विकसित हो गया तो लिन युआन कक्षा 1 और कक्षा 2 के आयामी जीवन रूपों के मिश्रण का प्रयास कर सकता था। उनका मानना था कि रेड थॉर्न जल्द ही कांस्य ग्रेड में विकसित हो जाएगा। जब लिन युआन रेड थॉर्न को खाना खिला रहा था तो उसने महसूस किया कि रेड थॉर्न सुखद मूड में था। चूंकि रेड थॉर्न तेजी से कक्षा 1 आयामी जीवन रूप मांस का उपभोग कर रहा था, एक समस्या उत्पन्न हुई। कक्षा 1 के विदेशी कीट के रक्त में संक्षारक गुण था जो लकड़ी के टुकड़े को तुरंत काले कोयले में बदल सकता था। सबसे पहले सामान्य रेड थॉर्न पर संक्षारण का एक निश्चित प्रभाव पड़ा। यहां तक कि क्लास 1 एलियन कीट के खून के कारण रेड थॉर्न का माउथ ऑफ रिलिनिक्विश भी सूख गया था और काला हो गया था। लिन युआन ने चुपचाप सोचा, अच्छा नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत चिंतित हूं। जैसे ही वह रेड थॉर्न को कक्षा 1 के विदेशी कीट के मांस को उगलने के लिए कहने की तैयारी कर रहा था, रेड थॉर्न का माउथ ऑफ रिलिनिक्विश पहले से ही धीरे धीरे ठीक हो रहा था क्योंकि उसने अपने मांस से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया के दौरान रिलिनिक्विश का मुंह फिर से खराब हो जाएगा। यह अभी भी सूख जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ये पहले जितना गंभीर नहीं होगा। स्थिति को देखते हुए लिन युआन ने भोजन की खपत के माध्यम से रेड थॉर्न के विकास को बदलने की अपनी योजना छोड़ दी। आखिरकार रेड थॉर्न स्पष्ट रूप से कक्षा 1 के विदेशी कीट की संक्षारकता को अपना रहा था और साथ ही संक्षारक रक्त के प्रति अपना प्रतिरोध भी बढ़ा रहा था। यह विकास की दिशा थी जिसे कक्षा 1 के विदेशी कीट ने सीधे प्रभावित किया था। यह एक विकासवादी विशेषता थी जिसे बाद में पेश किया गया। भले ही रेड थॉर्न एक स्रोत बीज था, फिर भी कुछ विशेषताएं थीं जिनका उत्पादन सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि ठेकेदार इसे चाहता था। रेड थॉर्न को कक्षा 1 के विदेशी कीट को पूरी तरह से पचाने में कठिन समय लगा। हालांकि लिन युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि रेड थॉर्न में कक्षा 1 विदेशी कीट के संक्षारक रक्त के खिलाफ बेहतर प्रतिरोध था। उस पल लिन युआन को अचानक महसूस हुआ कि रेड थॉर्न लिन युआन का इरादा पूछ रहा था। लिन युआन ने तुरंत कहा, अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाएं, उन लताओं को उन्नत करें जो पहले उगी थीं। लिन युआन को रेड थॉर्न की आक्रमण शक्ति की सबसे अधिक उम्मीद थी। जब रेड थॉर्न सामान्य श्रेणी में विकसित हुआ तो उसमें पहले से ही कुछ लताएं उगाई थीं जिनकी लंबाई 2 मीटर थी और उनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक थी। इन लताओं ने रेड थॉर्न को एक निश्चित स्तर की युद्ध क्षमता प्राप्त करने की अनुमति दी, लेकिन लिन युआन की राय में लताएं अभी भी कमजोर थीं। बेलों में बेहद तेज उल्टी कीलें हो सकती हैं, लेकिन इन उल्टी कीलों के साथ रक्षा प्रकार के जानवरों को हराना और मारना अभी भी बहुत कठिन था। लिन युआन का आदेश प्राप्त करने के बाद रेड थॉर्न शीतनिद्रा में चला गया। हाइबरनेशन एक विकासवादी प्रक्रिया थी जो रेड थॉर्न के लिए आवश्यक थी। अन्य जीव अपने वंश के अनुसार विकसित होंगे और उनके विकास की एक विशिष्ट दिशा होगी। भले ही विशिष्ट कौशल से फे की विविधता में वृद्धि होगी, फिर भी एक मोटा मॉडल था। रेड थॉर्न के विकास में ऐसा कोई मॉडल नहीं था, इसलिए इसे विकसित होने के लिए लिन युआन के निर्देशों की आवश्यकता थी और इस प्रक्रिया के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता थी। एक दिन के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि रेड थॉर्न अभी भी हिल नहीं रहा था। हालांकि वह अनुबंध के कारण रेड थॉर्न की वर्तमान स्थिति को महसूस कर सकता था और यह बहुत अच्छी स्थिति में था। जीनियस ने लिन युआन के कंधे पर छलांग लगाए और कहा, युआन, मैंने पहले ही किताबों में सब कुछ याद कर लिया है। मैं गारंटी देता हूं कि मैंने सभी विवरण याद कर लिए हैं। बोलने के बाद जीनियस ने अपने छोटे से सिर का इस्तेमाल लिन युआन के गाल पर रगड़ने के लिए किया और लिन युआन के साथ अंतरंग समय का आनंद लिया। इन 2 दिनों के दौरान चिमी पर लाइव स्ट्रीमिंग का जुनून सवार हो गया था और उसने वास्तव में लिन युआन को परेशान नहीं किया। जब भी चिमी को कोई ऐसी बात मिलती थी जिसे वह हल नहीं कर पाता था तो वह जीनियस को बुलाता था। जीनियस बिल्कुल चिमी के सुपर रूम मैनेजर की तरह था और यह सुनिश्चित करता था कि सब कुछ क्रम में हो। चिमी केवल इसलिए बेवकूफ़ बना रहा था क्योंकि उसे गाने में मजा आता था और उसने गलती से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। हालांकि स्पैरो वॉयस लोली देवी का नाम असामान्य रूप से प्रमुख था। इसकी प्रतिष्ठा पहले से ही अन्य सभी गायन मेजबानों को कुचलने में सक्षम थी। निस्संदेह स्पैरो वॉयस लोली देवी के प्रसिद्ध होने का एक और कारण था। ये रेडियंस 100 अनुक्रम #81 लॉर्ड रेंजर के कारण था। लॉर्ड रेंजर ने स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की लाइव स्ट्रीम के दौरान भारी दान दिया था और तुरंत एक शीर्ष योगदानकर्ता प्रशंसक बन गए। रेडियंस 100 में प्रत्येक अनुक्रम सदस्य के शब्दों और कार्यों का अन्य सभी द्वारा बारीकी से अनुसरण किया जाएगा। ये खबर कि लॉर्ड रेंजर ने स्पैरो वॉयस लोली देवी को दान दिया था तुरंत ही स्टार वेब में सबसे अधिक प्रचारित खबर बन गई थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।
मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 58 क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन। फे एवोल्यूशन मचेंट। C58 क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 58 क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन। इस मामले ने पूरे स्टार वेब का ध्यान आकर्षित किया होगा, लेकिन चाहे वह खुद चिमी हो या लिन युआन, उनमें से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब चिमी गा रही थी तब भी वह लगातार आने वाले संदेशों और प्रशंसाओं को देख रही थी। यह अन्य टिप्पणियों के बारे में चिंता नहीं करेगा। लिन युआन लगातार खुद को मजबूत बना रहा था और उसे यह भी नहीं पता था कि चिमी ने स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। जीनियस ने प्राथमिक विद्वान, आध्यात्मिक घटक विश्लेषक और फे ऑब्जर्वर व्यवसायों पर अपना अध्ययन पूरा कर लिया था। लिन युआन ने देखा कि जॉर्ज याक्सन के साथ नियुक्ति की तारीख से पहले अभी भी 3 दिन बाकी थे, इसलिए उन्होंने क्रिएशन मास्टर परीक्षा में जाने का फैसला किया। क्रिएशन मास्टर परीक्षा स्टार वेब पर आयोजित नहीं की गई थी। ये शहर में आयोजित किया गया था और केवल मुख्य शहरों में ही क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन होंगे। रेडबर्ड सिटी के लिए क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन की स्थापना मुख्य शहर क्षेत्र के भीतर की गई थी। लिन युआन जीनियस को साथ लाया और रेडबर्ड सिटी की ओर कांस्य ब्लैकविंग विन फाल्कन पर सवार हुआ। प्लेटिनम एवियन फे पर सवारी करने के बाद लिन युआन को अब वह अनुभूति नहीं हुई जो उसे अतीत में पहली बार इस कांस्य एवियन फे की सवारी करते समय हुई थी। जब वह रेडबर्ड सिटी पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। लिन युआन ने अचानक चूसी को दोपहर के भोजन के लिए बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि वह क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ आया था। उन्होंने क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने और बाद में चूसी के साथ अपनी सफलता साझा करने का निर्णय लिया। लिन युआन को इस बात की चिंता नहीं थी कि क्रिएशन मास्टर परीक्षा के दौरान कोई रुकावट आ सकती है। वास्तव में वह ये भी सोच रहा था कि क्या वह कक्षा एक क्रिएशन मास्टर परीक्षा 2 घंटे के भीतर पूरी कर सकता है और 3 लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई व्यवसायों की पदोन्नति परीक्षाओं से छूट पाने का मौका प्राप्त कर सकता है। इसके बाद वह क्लास 2 क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग ले सकेगा। लिन युआन ने तुरंत एक कार को हरी झंडी दिखाई और क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन की ओर चल दिया। रेडबर्ड सिटी में सभी प्रकार की सुविधाएं और बुनियादी ढांचे ज़िया क्षेत्र से बेहतर थे। रेडबर्ड सिटी की सड़कें 30 मीटर चौड़ी थीं और यहाँ तक कि प्लेटिनम फे भी आसानी से सड़कों पर चलने में सक्षम थे। हालांकि रेडबर्ड सिटी के शहरी क्षेत्र में लगभग कोई भी अपने प्लेटिनम मित्रों को नहीं बुलाएगा। यहाँ तक कि दुर्जय भावना वाले क्यूई पेशेवर भी परिवहन मशीनों का उपयोग करेंगे। इसने रेडबर्ड सिटी को शांतिपूर्ण और समृद्ध वातावरण प्रदान किया। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के प्रवेश द्वार पर लिन युआन ने क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के बड़े दरवाजों को देखा और सिटी लॉर्ड निवास पर एक और नज़र डाली जो बहुत दूर नहीं था। लिन युआन ने महसूस किया कि क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन शायद शहर के स्वामी निवास से भी अधिक भव्य था। कोई भी आसानी से देख सकता है कि क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन का कितना सम्मान है। लिन युआन ने क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई समय नहीं चुना और यह एक शुद्ध संयोग था। हालांकि जब वे अंदर जा रहे थे तो क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के प्रवेश द्वार पर बहुत सारे आशंकित लोग थे। अधिकतर लोग यहाँ परीक्षा में भाग लेने आए थे। कुछ लोगों ने आशंकित भावों के साथ प्रवेश किया, जबकि अन्यों ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ प्रवेश किया। जब ये लोग बाहर निकले तो उनमें से लगभग हर कोई निराश समूह से होगा। औसतन 100 में से केवल एक व्यक्ति अत्यधिक उत्साहित और प्रसन्न भावों के साथ बाहर निकलेगा। इससे पता चला कि क्रिएशन मास्टर परीक्षा कितनी कठिन थी। क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने वाले अधिकांश लोग उचित रूप से तैयार होंगे, अन्यथा असफल होने पर वे वर्ष के भीतर दूसरा प्रयास नहीं कर पाएंगे। अगर उनमें आत्मविश्वास न हो तो बहुत से लोग पूरे 1 साल को दांव के रूप में लेने को तैयार नहीं होंगे। इस तथ्य के बावजूद कि वे पर्याप्त रूप से तैयार थे, फिर भी परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत कठिन था। लिन युआन ने पहले ही जीनियस को टूल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चश्मे में बदलने के लिए कहा था। चश्मा पहनने के बाद लिन युआन में एक अतिरिक्त विद्वत्तापूर्ण आभा आ गई जिसने उसे थोड़ा और अधिक मिलनसार बना दिया। जब लिन युआन ने क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में प्रवेश किया तो उन्हें तुरंत उपस्थित लोगों ने अंदर रोक दिया। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन का प्रत्येक परिचारक 30 व्यक्तियों की देखभाल करेगा जो क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ आए थे। लिन युआन ने चुपचाप देखा और देखा कि उसके समूह में केवल एक ही व्यक्ति था जो आत्मविश्वास से भरपूर था। बाकी लोग जाहिर तौर पर बहुत घबराए हुए थे। एक मोटा आदमी भी था जिसके चलने पर पैर कांपने लगते थे। जब 30 व्यक्ति थे तो परिचारक ने कहा, बाद में मुझे सबूत दिखाओ कि आपने परीक्षा में भाग लेने से पहले 3 जीवनशैली श्रेणी व्यवसायों में प्राथमिक रैंक प्राप्त की है। जब आप बाहर निकलें तो अपना स्कोर कार्ड मेरे पास लाएं और आप अपने प्रमाण के साथ जा सकते हैं। परिचारिका अत्यंत कोमल बड़ी बहन थी और उसकी आवाज़ इतनी कोमल थी कि ऐसा लगता था मानो पानी टपक रहा हो। निर्देश देने के बाद वह कुर्सी पर बैठ गई और परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा, मैं कामना करती हूं कि आप सभी परीक्षा उत्तीर्ण करें और आपका भविष्य अच्छा हो। परीक्षा से पहले का प्रोत्साहन वास्तव में स्फूर्तिदायक था। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में एक परिचय के रूप में वह स्वयं एक क्रिएशन मास्टर थी। एक क्रिएशन मास्टर के लिए क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में काम करने का मतलब था कि वह बेहद प्रतिभाशाली थी। ऐसी उत्कृष्ट स्थिति वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि वह कुछ कह रही थी तो यह उसके दिल की गहराई से होगा। इस समय लिन युआन ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। जब बाकी सभी लोग परीक्षा के लिए चले गए तो लिन युआन शांत खड़ा रहा और कहा, मैंने सुना है कि मैं क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में 3 प्राथमिक रैंक वाली लाइफस्टाइल क्लास व्यवसाय परीक्षाओं में भाग ले सकता हूं। इसलिए मेरे पास पहले से कोई सबूत तैयार नहीं था। मैं क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में सभी परीक्षाएं देना चाहता हूं।
निंग जुएजुन एक सौम्य और शांत स्वभाव वाली व्यक्ति थी और उन्हें किसी भी चीज़ का सामना करने पर आश्चर्य नहीं होता था। हालांकि वह लिन युआन के शब्दों से चकित रह गई और उसने बहुत देर बाद उत्तर दिया, आप वास्तव में क्रिएशन मास्टर परीक्षा में प्राथमिक रैंक लाइफस्टाइल क्लास व्यवसाय परीक्षा में भाग ले सकते हैं। हालांकि क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के पास केवल स्कॉलर, फे ऑब्जर्वर और स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट एनालिस्ट व्यवसायों के लिए परीक्षाएं हैं। यदि आप अन्य व्यवसाय परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं तो आपको अन्य संघों में भाग लेने की आवश्यकता है। निंग जुएजुन ने बोलते समय लिन युआन की ओर देखते हुए असहायता से अपना सिर हिलाया। कई साल हो गए थे जब कोई क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में क्रिएशन मास्टर परीक्षा के अलावा अन्य व्यवसाय परीक्षाओं में भाग लेने के लिए आया था। यहाँ कौन से प्रतिभागी पहले से पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे। निंग जुएजुन ने पहली बार इतना गंदा व्यक्ति देखा था। हालांकि बाद की प्रतिक्रिया सुनने के बाद निंग जुएजुन फिर से चकित रह गया। मैं उन 3 व्यवसाय परीक्षाओं में भाग लेना चाहता हूँ। ऐसा ही होता है कि क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन उन सभी का संचालन करने में सक्षम है। निंग जुएजुन लगभग अश्लीलता से भर उठी और उसे लगा कि उसके सामने ये युवक कोई देवता होना चाहिए। उसने कभी किसी को क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रमाण के रूप में इन 3 ज्ञान व्यवसायों का उपयोग करते हुए नहीं सुना था। उन 3 जीवनशैली वर्ग व्यवसाय परीक्षाओं में भाग लेने के लिए किसी को 300 से अधिक किताबें याद करने की आवश्यकता होगी। यह उन सभी पुस्तकों को ले जाने के लिए पहले से ही काफ़ी भारी था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उन पुस्तकों के अंदर की सभी सामग्री को याद रखना पड़ता था। इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति उन सभी पुस्तकों को कैसे याद कर सकता है। भले ही कोई इन ज्ञान व्यवसायों को प्रमाण के रूप में उपयोग करता हो, वे उनमें से केवल एक का ही उपयोग कर सकते हैं। निंग जुएजुन ने कभी किसी को सबूत के तौर पर इनमें से 2 व्यवसायों का उपयोग करते नहीं देखा था। क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने वाले अधिकांश लोग स्पिरिट क्यूई पेशेवर होंगे। कौन अपनी ताकत बढ़ाने के बजाय ऐसी विद्या सीखने में इतना समय लगाने को तैयार होगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 59 एक समस्या। फे इवोल्यूशन मचेंट C59 एक समस्या। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 59 एक समस्या। निंग जुएजुन के चेहरे पर अभी भी अनिश्चित अभिव्यक्ति थी और उसने पूछा, आप वास्तव में मजाक नहीं कर रहे हैं। लिन युआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं अभी कैसे मजाक कर सकता हूँ। अगर मैं मजाक करना भी चाहूँ तो मुझे भी सही मौके की जरूरत होगी, है ना। लिन युआन की पुष्टि फिर से सुनने के बाद निंग जुएजुन ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। निंग जुएजुन वास्तव में पूछना चाहता था कि क्या लिन युआन मूर्ख की भूमिका निभा रहा था। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन की परीक्षाओं में आमतौर पर प्रवेश की आवश्यकताएं कम होंगी, लेकिन उत्तीर्ण होने की कठिन आवश्यकताएं होंगी। जो लोग परीक्षा देने आए थे उन्हें उच्च मानक की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि परीक्षा उत्तीर्ण करना बेहद कठिन था। इसी तरह रेडियंस फेडरेशन ने क्रिएशन मास्टर के व्यवसाय पर अधिक ध्यान दिया और किसी भी प्रतिभाशाली लेकिन अज्ञात व्यक्ति को खोना नहीं चाहता था। अब निंग जुएजुन की राय में लिन युआन एक संकटमोचक था। आमतौर पर निंग जुएजुन को प्रोटोकॉल से गुजरना चाहिए और लिन युआन को प्राथमिक रैंक विद्वान, आध्यात्मिक घटक विश्लेषक और फे ऑब्जर्वर व्यवसायों के लिए परीक्षाओं से गुजरना चाहिए। हालांकि निंग जुएजुन ने सामान्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। यदि वह प्रोटोकॉल का पालन करती और तीनों ज्ञान व्यवसाय परीक्षाओं को अकेले आयोजित करती तो यह निश्चित रूप से उच्च स्तर के लोगों का ध्यान आकर्षित करती। ये ठीक था अगर लिन युआन सभी परीक्षाएं पास कर पाता, लेकिन अगर वह नहीं कर सका तो शायद उसे क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में एक संकटमोचक माना जाएगा। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में परेशानी पैदा करना एक छोटी सी बात थी। यह अत्यधिक संभव था कि इसे रेडियंस फेडरेशन के नागरिक के रूप में लिन युआन के बायोडेटा में दर्ज किया जा सकता था। इसलिए निंग जुएजुन ने फिर से समझाने की कोशिश की, आपके द्वारा भरी गई जानकारी को देखते हुए आपका नाम लिन युआन है ना। लिन युआन, इन 3 जीवनशैली श्रेणी के व्यवसायों के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं वे क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में प्रयास किए जाने की तुलना में संबंधित एसोसिएशन में प्रयास करने पर भिन्न होते हैं। चूंकि ये 3 व्यवसाय परीक्षाएं क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन को दी जाती हैं, इसलिए क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन प्रश्नों का प्रभारी होगा। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन द्वारा दिए गए प्रश्न अन्य एसोसिएशनों की तुलना में अधिक कुशल और कठिन होंगे। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि इससे पहले कि निंग जुएजुन अपनी बात खत्म कर पाता, एक वृद्ध आवाज़ गूंज उठी। बेटा, हमारे लिए प्रतिभागियों को अन्य एसोसिएशनों की ओर धकेलने का क्या कारण है जब वे हमारे क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में ज्ञान व्यवसाय परीक्षा का प्रयास करने के लिए आए हैं? और किसने कहा कि यहाँ प्रश्न अधिक चालाक हैं? इस पुराने व्यक्ति ने कभी भी परीक्षा के विषयों के बाहर किसी चीज़ का परीक्षण नहीं किया है। ये सभी प्रश्न परीक्षण योग्य विषयों में हैं और यदि प्रतिभागी सभी सामग्रियों को समझते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से उनका उत्तर देने में सक्षम होंगे। बूढ़ा व्यक्ति बहुत शांत लग रहा था और काफ़ी दयालु था, लेकिन जब निंग जुएजुन ने बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत पलटी और बोली, उपराष्ट्रपति, क्या आप प्लेटिनम स्पाइरल टूथड शार्क का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं? बस मुझे इन छोटे छोटे मामलों को संभालने दीजिए। निंग जुएजुन की बातें सुनकर बूढ़े व्यक्ति का चेहरा सख्त हो गया। बस मुझे दादा कहो, संगति में छिपाने जैसा कुछ नहीं है, मैं भी तुम्हें विशेष तवज्जो नहीं दूंगा। ये बूढ़ा थक गया है, क्या मैं सांस लेने के लिए बाहर नहीं आ सकता? छोटे जुएजुन को दादाजी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने शायद अपने उत्तर में लिन युआन का उल्लेख नहीं किया होगा, लेकिन उसकी आंखें ध्यान से लिन युआन का आकार ले रही थीं। निंग जुएजुन ने अपने हाथ से इशारा किया और लिन युआन को जल्दी से जाने के लिए आंख से इशारा किया। उसके दादाजी भले ही दयालु दिखते हों, लेकिन उनकी चेहरा बदलने की गति उन चेहरा बदलने वाले ओपेरा कलाकारों से कमतर नहीं थी।
वह विलक्षण स्वभाव का था। यदि उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे वह पसंद करता है तो वह उस व्यक्ति की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। हालांकि अगर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे वह नापसंद करता है तो वह ये भी नहीं सोचता कि वे 1% के लायक भी हैं। उसके दादा का स्वभाव सनकी हो सकता है, लेकिन निंग जुएजुन को पता था कि वह उन लोगों से नफरत करते थे जो ज्ञान के प्रति गंभीर नहीं थे। लिन युआन ने निंग जुएजुन की ओर से आंख का संकेत देखा और एक भावुक युवक की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उस पल में बूढ़े व्यक्ति ने लिन युआन से कहा, छोटे बच्चे, तुम काफी आश्वस्त हो, है ना? क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने से पहले आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन द्वारा निर्धारित 3 ज्ञान व्यवसाय परीक्षा प्रश्नों का उत्तर देना उतना आसान नहीं है। बोलते समय बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति काफी शांत थी और ऐसा लगा कि वह बस लापरवाही से अनौपचारिक बातचीत कर रहा था। लिन युआन ने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी और उदासीनता से उत्तर दिया, उपराष्ट्रपति ने जो कहा वह सच है। हालांकि यदि आप उन्हें नहीं जानते हैं तो क्या सभी प्रश्न कठिन नहीं हैं, लेकिन एक बार जब आप उन्हें जान लेते हैं तो वे कठिन नहीं होते हैं। लिन युआन के जवाब ने बूढ़े व्यक्ति को लिन युआन पर एक और नज़र डालने पर मजबूर कर दिया। क्या सभी प्रश्न कठिन नहीं हैं यदि आप उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार जब आप उन्हें जान लेते हैं तो वे कठिन नहीं होते हैं, है ना? ये कहने का कितना बढ़िया तरीका है। यदि आप वास्तव में सक्षम हैं तो आपको एक युवा अभिजात वर्ग माना जाएगा। लेकिन अगर आप वास्तव में सक्षम नहीं हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल इस पुराने मामले को गड़बड़ाने के लिए कर रहे हैं तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। अपने दादाजी की बातें सुनकर निंग जुएजुन को पता चला कि वह लिन युआन के प्रति गंभीर थे। उसने लिन युआन को सहानुभूति से देखा। जब बात अपने दादा के गुस्से और सनकी स्वभाव की आती थी तो निंग जुएजुन वास्तव में असहाय थी। लिन युआन क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के प्रति स्वाभाविक रूप से सम्मान से भरे हुए थे। ये लोग सृजन गुरु के मार्ग के अग्रदूत थे। उनके द्वारा योगदान किए गए प्रत्येक विकास ने बहुत से उच्च रैंक वाले स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को जन्म दिया है। रेडियंस फेडरेशन की वर्तमान महान स्थिति निश्चित रूप से इन अग्रदूतों से संबंधित थी। ये जूनियर स्वाभाविक रूप से सच बोल रहा है और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करता है। लिन युआन के शब्द बहुत सामान्य थे, लेकिन अब जब वह तीनों ज्ञान व्यवसाय परीक्षाओं का प्रयास करना चाहता था तो यह उसे अहंकारी लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अचानक विषय बदल दिया। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप काफी अच्छी तरह से सीखे हुए हैं। ग्रह के प्रागैतिहासिक काल के दौरान 2 जीवन रूप थे, मेगालोडन और लिविएटन। इतिहास में तृतीयक काल के दौरान इन 2 प्रजातियों को महासागर का सच्चा तानाशाह माना जाता है। वे लाखों वर्षों से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अभी भी ये तय नहीं कर पाए हैं कि कौन अधिक मजबूत है। आपकी राय में क्या आपको लगता है कि मेगालोडन अधिक मजबूत है या लिविएटन अधिक मजबूत है? बूढ़े व्यक्ति के उदासीन प्रश्न ने निंग जुएजुन की अभिव्यक्ति बदल दी, क्योंकि उसे लगा कि यह अच्छा नहीं है। N-0 वेल्थ 1N। अकादमिक जगत में भी इस सवाल पर लगातार बहस होती रही थी और इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं था। दोनों प्रजातियां शीर्ष श्रेणी की शिकारी थीं और तृतीयक काल के दौरान समुद्र को नियंत्रित करती थीं। वे शासक वर्ग के जीवन रूप थे और अपने समय के दौरान समुद्र में संसाधनों पर नियंत्रण रखते थे। हमले की शक्ति के संदर्भ में दोनों जीवन रूप लगभग बराबर थे, इसलिए मजबूत व्यक्तिगत युद्ध शक्ति अवसरों को समझने की क्षमता और युद्ध के अनुभव पर निर्भर होगा। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसे गलत नहीं माना जाएगा, चाहे लिन युआन ने कैसे भी उत्तर दिया हो। हालांकि निंग जुएजुन के दादा मेगालोडन पार्टी के प्रबल समर्थक थे। उनका दृढ़ निश्चय था कि तृतीयक काल के दौरान मेगालोडन महासागर का शासक था। ये ठीक था अगर लिन युआन ने कहा कि यह मेगालोडन था, लेकिन अगर उसने कहा कि यह लिविएटन था तो उसके दादा शायद पलट जाएंगे और यहाँ शत्रुतापूर्ण हो जाएंगे। जैसे निंग जुएजुन ने तुरंत कहा, दादाजी, आप दादाजी जेंग के साथ इस विषय पर बहस कर रहे हैं। और क्या है पूछने को? आपको लगता है कि मेगालोडन शासक है ना? निंग जुएजुन का बयान बहुत सूक्ष्म और सरल था, क्योंकि वह लिन युआन को जानकारी भेज रही थी। निंग जुएजुन की राय में यदि लिन युआन पर्याप्त चतुर होता तो उसे पता होता कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। बूढ़े व्यक्ति ने भी निंग जुएजुन के शब्दों के इरादे को सुना था और उसे लगा कि उसका प्रश्न अब दिलचस्प नहीं रहा। लिन युआन दुनिया के तरीकों में कुशल था और स्वाभाविक रूप से निंग जुएजुन के इरादे को समझता था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाने और अपने मन में ज्ञान का सारांश देने के बाद लिन युआन ने एक पल के लिए विचार किया और उत्तर दिया, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत पहले ही तय हो चुका है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 60 एक उत्तर, फे इवोल्यूशन मचेंट C60 एक उत्तर, प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन, अध्याय 60 एक उत्तर। बूढ़े व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि वह लिन युआन से कोई नया दृष्टिकोण सुन पाएगा, इसलिए उन्हें दिलचस्पी हुई और उन्होंने अच्छे से पूछा, छोटे बच्चे, फिर बोलो। इस बूढ़े को विश्लेषण और राय सुनना पसंद है, निडर होकर बोलो। निंग जुएजुन ये सुनते ही उछल रही थी। उसके दादाजी के बाहर आने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा वही शब्द कहेंगे। लिन युआन ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, यह उत्तर वास्तव में इसलिए निकला है क्योंकि विकास के दौरान दोनों प्रजातियां समाप्त हो गई थीं, इसलिए वे दोनों कमजोर हैं। अन्यथा हम अभी भी समुद्र में मेगालोडन और लिविएटन को देख पाएंगे। भले ही समुद्र में शार्क वापस वंशावली में विकसित हुई और मेगालोडन की तरह विकसित हुई, अंततः वे कभी भी मेगालोडन या लिविएटन नहीं होंगी। इस दृष्टिकोण ने बूढ़े को चुप करा दिया। हर समय वह सुनता रहा कि या तो मेगालोडन या लिविएटन अधिक मजबूत थे या दोनों समान रूप से महान थे। बिना किसी अपवाद के लोग कह रहे होंगे कि वे मजबूत हैं।
ये वास्तव में पहली बार था जब कोई कह रहा था कि वे कमज़ोर हैं। हालांकि कमज़ोर का उल्लेख प्राकृतिक चयन के दृष्टिकोण से था और यह गलत नहीं था। शायद लिन युआन का दृष्टिकोण बहुत ताज़ा और अनोखा था, इसलिए बूढ़ा व्यक्ति तुरंत नहीं बोला, भले ही किसी ने कहा कि मेगालोडन कमज़ोर था। इसके बजाय उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? मेगालोडन और लिवाइटन ने लाखों वर्षों तक तृतीयक काल के महासागर पर विजय प्राप्त की थी। हालांकि चाहे लिवियाटन हो या मेगालोडन, वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर बहुत ऊपर थे और इसके कारण अन्य तृतीयक काल के समुद्री जीवों की विकास गति धीमी हो गई। जैसे 65 मिलियन वर्ष पहले प्रकृति ने बिना किसी बातचीत की गुंजाइश के दो प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए एक उल्कापिंड का उपयोग करने का निर्णय लिया। प्रभाव ने चतुर्धातुक काल और महासागर के लिए एक नई अवधि का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने मेगालोडन और लिवाइटन का सफाया कर दिया। इसलिए क्रिएशन मास्टर के दृष्टिकोण से अस्तित्व और विकास के संदर्भ में मेगालोडन और लिविएटन को कमजोर माना जाता है। लिन युआन ने अपनी राय व्यक्त की और यह केवल जीनियस से सीखे गए ज्ञान पर आधारित नहीं था। ये लिन युआन का अपने पिछले जीवनकाल का ज्ञान और इस जीवनकाल में फेके विकास की समझ भी थी। समय की नदी में सब कुछ देर सवेर धूल में मिल जाएगा। एक सफल विकास किसी को शिखर तक पहुंचने और हर दूसरी जीवित चीज को तुच्छ समझने की अनुमति देना नहीं था। वास्तव में एक सफल विकास ये समझना था कि लाखों या सैकड़ों लाखों वर्षों तक जीवित रहने के लिए प्रत्येक आपदा और आपदा पर कैसे काबू पाया जाए। प्रजातियों को जारी रखने की अनुमति देना शाश्वत विजय प्राप्त करने के लिए विकास में जीवित रहने का सच्चा मार्ग था। लिन युआन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद बूढ़ा व्यक्ति बहुत देर तक चुप रहा, जैसे कि वह लिन युआन के शब्दों के बारे में सोच रहा हो। निंग जुएजुन अब लिन युआन को नहीं देख रही थी जैसे कि वह किसी संकटमोचक को देख रही हो। ये ऐसे शब्द थे जो किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से नहीं निकलेंगे जिसके पास ज्ञान नहीं है। लिन युआन बिना कोई गर्व या अधीर अभिव्यक्ति दिखाए चुपचाप वहां खड़ा रहा। उस क्षण बूढ़ा व्यक्ति अचानक दिल खोलकर हंसा और ताली बजाने लगा। महान! बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ बहुत तेज थी और उसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि बूढ़े व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने लिन युआन से कहा, युवा बच्चे, तुम्हारे शब्द वास्तव में अद्भुत हैं। हालांकि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 65 मिलियन वर्ष पहले का उल्कापिंड मेगालोडन और लिविटन को खत्म कर देगा, लेकिन शार्क और वेल प्रजातियां आज भी मौजूद हैं? ये प्रश्न पूछते समय बूढ़े व्यक्ति की आंखें अब विचार नहीं कर रही थीं और यह स्पष्ट था कि वह उत्तर स्पष्ट रूप से जानता था। वह लिन युआन का परीक्षण करने के लिए यह प्रश्न पूछ रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या लिन युआन का उत्तर उसकी भावनाओं से आया था या ये सच्ची समझ थी। लिन युआन ने इस बार विचार नहीं किया और तुरंत कहा, वास्तव में खाद्य श्रृंखला में जीवन रूप जितना ऊपर पहुंचता है वह उतना ही कमजोर होता है। 65 मिलियन वर्ष पहले जब उल्कापिंड उतरा तो उसका सबसे पहले प्रभाव शैवाल पर पड़ा। शैवाल की मृत्यु ने क्रिल्स को शीघ्र ही नष्ट कर दिया। क्रिल्स बेलिंग वेल और बड़ी फिल्टर फीडिंग मछली प्रजातियों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत हैं। बेलिंग वेल और बड़ी फिल्टर फीडिंग मछली प्रजातियां मेगालोडन और लिविएटन के लिए एक ही भोजन स्रोत हैं। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर खड़े होकर वे जीवन रूपों में सबसे कमजोर चक्र थे और यही कारण है कि उनका सफाया हो गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने सुना कि कैसे लिन युआन ने स्पष्ट रूप से अपने दिल में उत्तर के बारे में बात की तो उसने लिन युआन की ओर देखा और महसूस किया कि वह बहुत सुखद लग रहा था। एक अच्छी तरह से सीखा हुआ व्यक्ति हमेशा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को महत्व देगा, खासकर जब वह व्यक्ति बहुत छोटा हो। इससे उसे उत्तराधिकार की अनुभूति हुई और बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने निंग जुएजुन की ओर देखा और कहा, बेटा, परीक्षा देने वाले लोग जल्द ही बाहर आएंगे। आप व्यस्त होंगे, मैं इस बच्चे को लाऊंगा और 3 ज्ञान व्यवसाय परीक्षाएं आयोजित करूंगा और आजकल युवाओं का स्तर देखूंगा। निंग जुएजुन ने लिन युआन द्वारा भरा गया फॉर्म अपने दादा के हाथ में रख दिया और चुपके से लिन युआन को एक अंगूठा दे दिया। लिन युआन ने विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देते हुए जवाब दिया और बूढ़े व्यक्ति के साथ कक्षा में प्रवेश किया। बूढ़े व्यक्ति ने लिन युआन की ओर देखा, मैं बाद में परीक्षाओं की निगरानी करूंगा। वास्तव में एक निरीक्षक बनना बहुत दिलचस्प है। किसी व्यक्ति के उत्तर 3 मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि लिन युआन ने उत्तर दिया या नहीं और उसने बोलना जारी रखा। शायद उसका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए वह लगातार बातें कर रहा था। प्रश्नों का उत्तर देते समय किसी व्यक्ति का रवैया उनकी मानसिक स्थिति को दर्शा सकता है। किसी व्यक्ति की उत्तर पुस्तिकाओं के उत्तर ज्ञान के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शा सकते हैं। किसी व्यक्ति की प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया उसके आंतरिक गुणों को दर्शा सकती है। 10 साल हो गए इस बूढ़े को एक परीक्षा में निरीक्षण करते हुए। बोलते समय बूढ़े की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हो। लिन युआन चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने महसूस किया कि रेडबर्ड सिटी के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति थे जिनका सम्मान सिटी लॉर्ड को भी करना चाहिए, लेकिन ज्ञान के संबंध में कुछ भी बात करते समय वह वास्तव में एक जिद्दी बूढ़े व्यक्ति थे। परीक्षा के दौरान बूढ़ा व्यक्ति पीछे नहीं हटा और उसने एक ही बार में लिन युआन को 3 परीक्षा पत्र सौंप दिए। परीक्षा के दौरान लिन युआन अत्यधिक एकाग्र हो गया और ऐसा महसूस हुआ मानो बाहरी दुनिया की हर चीज़ का उसे कोई लेना देना नहीं था। जब लिन युआन ने सवालों का जवाब देना शुरू किया तो बूढ़े व्यक्ति को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़े समय के बाद बूढ़े व्यक्ति को वास्तव में एक सुखद एहसास हुआ जब उसने लिन युआन को सवालों का जवाब देते देखा। कलम की नोक एक सुसंगत आवृत्ति के साथ कागज पर सरसराहट कर रही थी, जो न तो जल्दी थी और न ही धीमी थी, ये शांत और शांत थी। जहां तक लिन युआन की बात है, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी क्योंकि उसने पेपर पर प्रत्येक प्रश्न का क्रम से उत्तर दिया था। यह एक शांत रवैया था जिसकी बूढ़े व्यक्ति ने प्रशंसा की। उसी समय वह अचानक लिन युआन के उत्तर देखने के लिए उत्सुक था। सवालों का जवाब देते समय लिन युआन को समझ आया कि निंग जुएजुन क्यों कहेगा कि क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के प्रश्न चालाक होंगे। पेपर में प्रतिशत प्रश्न वास्तव में किताबों के टिप्पणी पृष्ठ से आए थे।
कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिनके उत्तर किताबों की प्रस्तावना से लिए गए थे। ये प्रश्न केवल प्रतिभागियों के लिए चीज़ों को कठिन बनाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि लिन युआन के लिए यह अभी भी वही था, यदि आप उन्हें नहीं जानते हैं तो क्या सभी प्रश्न कठिन नहीं हैं, लेकिन एक बार जब आप उन्हें जान लेते हैं तो वे कठिन नहीं होते हैं। इस प्रकार लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहजता से उत्तर दिया और तीनों परीक्षाओं के परीक्षा प्रश्नपत्रों को पूरा करने में केवल 2 घंटे का समय लगाया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 61 मार्गदर्शन फे इवोल्यूशन मचेंट C61 मार्गदर्शन। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 61 मार्गदर्शन। जब लिन युआन सवालों का जवाब दे रहा था तो उसे समय के प्रवाह का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने बीच में बिना रुके पहले प्रश्न से लेकर अंतिम प्रश्न तक का उत्तर दिया। दरअसल सवालों का जवाब देते समय लिन युआन ने वह चश्मा पहन रखा था जिसे जीनियस ने बदल दिया था। उस समय वह सीख रहा था और जानकारी को छांट रहा था। जीनियस द्वारा सीखा गया ज्ञान अभी भी जीनियस का था, और यदि जीनियस ने टूल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग नहीं किया और चश्मे की एक जोड़ी में बदल दिया तो लिन युआन के दिमाग में वह ज्ञान नहीं होगा जो जीनियस के पास था। लिन युआन को पता था कि सीखना एक अंतहीन रास्ता है। लिन युआन वर्तमान में जीवनशैली वर्ग ज्ञान व्यवसायों पर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुछ युक्तियों का उपयोग कर रहा था। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का ज्ञान लिन युआन को धीरे धीरे सीखना था। उदाहरण के लिए इस पेपर पर परीक्षा के प्रश्नों को लें। उत्तर देने की प्रक्रिया के दौरान लिन युआन एक मोटी याददाश्त रखने में सक्षम हो जाएगा और जो उसने एक बार सीखा था उसे लिखने के बाद हस्तांतरित ज्ञान सूक्ष्मता से उसके अपने ज्ञान में बदल जाएगा। यह एक लाभ था। बहुत सारे लाभ थे जो महत्वहीन थे, लेकिन जब सभी छोटे लाभ जमा हो गए तो वे एक परिवर्तन हासिल करेंगे। एल्डन निंग लिन युआन को सवालों के जवाब देते हुए देख रहे थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। जब उन्होंने लिन युआन को परीक्षा के पेपर सौंपने के लिए खड़े देखा तो एल्डन निंग ने समय देखा और चौंक गए और समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। एल्डन निंग लिन युआन को सवालों का जवाब देते हुए देख रहे थे और देख सकते थे कि लिन युआन ने शांति से उनका जवाब दिया था। हालांकि उन सभी सवालों का जवाब देने में लगने वाला समय बहुत तेज था। जब उन्होंने प्रश्नों का मसौदा तैयार किया था तो उन्होंने प्रश्नों को कठिन बनाने के लिए बहुत समय और प्रयास किया था। एल्डन निंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन युआन ने इतनी जल्दी उनका उत्तर दे दिया है, लेकिन वह ये भी देख सकते थे कि प्रश्नों का उत्तर देते समय लिन युआन का शांत व्यवहार कोई दिखावा नहीं था। एल्डन निंग ने बस लिन युआन के परीक्षा पत्र ले लिए और उन्हें पढ़ा। लिन युआन अपनी जगह पर खड़ा था क्योंकि जब वह सीखने की गहरी अवस्था में था तो उसका दिमाग खाली था। जब वह ज्ञान के नियंत्रण में था तब उसने उस अनुभूति का आनंद लिया। एल्डन निंग ने कागजात पढ़े जिनमें लिन युआन की साफ सुथरी और सुखद लिखावट थी। स्पिरिट क्यूई अवेकनिंग के बाद अच्छी लिखावट को कोई बड़ी बात नहीं माना जाता था, लेकिन यह एक अच्छा प्रभाव डालने में सक्षम थी। एल्डन निंग ने जितना अधिक पढ़ा वह उतना ही आश्चर्यचकित हुआ। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक मानक उत्तर के साथ दिया गया। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, शुरू से अंत तक एल्डन निंग को एक भी गलती नहीं मिली। इस प्रकार एल्डन निंग ने शुरुआत की और विस्तार से और बहुत गंभीरता से फिर से जांच की। हालांकि दोबारा जांच करने के बाद भी परिणाम वही था, एक भी गलती नहीं थी। दूसरे शब्दों में तीनों लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई व्यवसायों की प्राथमिक परीक्षाओं के लिए पूर्ण अंक। यह एक अविश्वसनीय तथ्य था, लेकिन इस पर विवाद करने का कोई रास्ता नहीं था। यदि ये तथ्य नहीं होता कि एल्डन निंग ने स्वयं प्रश्न निर्धारित किए थे और निश्चित थे कि वे लीक नहीं हुए हैं, तो उन्हें लगता कि लिन युआन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तर पुस्तिका पकड़े हुए हैं। लंबे समय तक चुप रहने के बाद एल्डन निंग ने अपना सिर उठाया और लिन युआन को गंभीर आंखों और प्रशंसा से देखा। उसकी आंखें गंभीर थीं क्योंकि यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। ये प्रशंसा लिन युआन के परीक्षा परिणामों के कारण थी और यह भी कि कैसे लिन युआन ने शांत भाव से उनका उत्तर दिया था। ये लिन युआन के अध्ययन में विस्तार के स्तर के कारण भी था जिसने एल्डन निंग को कोई गलती निकालने की अनुमति नहीं दी। लिन युआन ने एल्डन निंग की ओर देखा और पूछा, एल्डन निंग, क्या मैं अब क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग ले सकता हूँ? एल्डन निंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, महान बच्चे, नायक वास्तव में युवावस्था से पैदा होते हैं। आप सचमुच सक्षम हैं, लेकिन आप आज क्रिएशन मास्टर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अपनी जानकारी यहाँ छोड़ें और कल क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए आएं। लिन युआन थोड़ा भ्रमित था। मैंने ज्ञान भावना क्यूई व्यवसायों के लिए परीक्षाएं पहले ही पूरी कर ली हैं। मैं क्रिएशन मास्टर परीक्षा में तुरंत भाग क्यों नहीं ले सकता? यदि मैं कल परीक्षा में भाग लेता हूं और यदि मैं सीधे कक्षा 2 क्रिएशन मास्टर बनने के लिए दौड़ना चाहता हूं तो मैं बिग सिस्टर शिन के साथ नियुक्ति के समय से चूक सकता हूं। मैं किसी भी छिपे हुए सामान को नहीं उठा पाऊंगा। एल्डन निंग, क्या मैं आज परीक्षा नहीं दे सकता? मैं ये देखने की कोशिश करना चाहता हूं कि क्या मैं कक्षा 1 क्रिएशन मास्टर परीक्षा 2 घंटे के भीतर पूरी कर सकता हूं। जब एल्डन निंग ने लिन युआन को गंभीर नजरों से देखा तो उसका मुंह घूम गया और उसने लगभग अपने मुंह से प्रशंसा ही निकाल दी। बच्चे, तुम कक्षा 1 क्रिएशन मास्टर परीक्षा को 2 घंटे के भीतर पूरा करने के लिए काफी महत्वाकांक्षी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सीधे क्लास 2 क्रिएशन मास्टर के लिए दौड़ना चाहें? एल्डन निंग भले ही इस तरह बोल रहे हों, लेकिन लिन युआन के परीक्षा परिणाम ने एल्डन निंग को लिन युआन पर थोड़ा विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि लिन युआन वास्तव में कक्षा 1 क्रिएशन मास्टर परीक्षा को 2 घंटे के भीतर पूरा करने में सक्षम था। अगर ऐसी बात है तो भी तुम्हें कल फिर आना होगा। आपको परीक्षा में इतने उच्च अंक प्राप्त करने और क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन की ज्ञान भावना क्यूई व्यवसायों की प्राथमिक परीक्षाओं के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए किसने कहा? इसलिए मुझे लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई व्यवसायों के संघों को 3 परीक्षाओं के लिए आपके परिणामों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।
मुझे आवश्यक प्रक्रिया से गुजरना होगा। एल्डन रिंग का उत्तर सुनने के बाद लिन युआन ने सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने वाला था, एल्डन रिंग ने उसे बुलाया। जाने की जल्दी मत करो। मेरे द्वारा पाले गए सर्पिल दांतेदार शार्क को देखने के लिए प्रजनन कक्ष तक मेरे साथ चलें। इस बूढ़े व्यक्ति के शोध पर एक नज़र डालें। लिन युआन को अभी क्रिएशन मास्टर परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि एल्डन रिंग ने पहले ही लिन युआन को बड़ी क्षमता वाले जूनियर के रूप में मान लिया था। यहाँ तक कि उनके शब्दों में भी मार्गदर्शन देने का निहित अर्थ था। वास्तव में ये लिन युआन के लिए एल्डन रिंग की प्रशंसा के कारण था। अन्यथा भले ही लिन युआन क्लास 3 क्रिएशन मास्टर था, एल्डन रिंग को भी कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। किसी शहर के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में उपाध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति को निश्चित रूप से कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर होना चाहिए। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में एक परंपरा थी। सभी शहरों के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में कोई अध्यक्ष नहीं थे, यहाँ तक कि रेडियंस फेडरेशन की शाही राजधानी के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में भी कोई अध्यक्ष नहीं था। सर्वोच्च स्तर का प्राधिकार वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा। क्रिएशन मास्टर्स में 3 पूर्ण विशेषज्ञ थे और वे शिखर पर कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर्स थे, बैम्बू मोनाक, शेफ सुप्रीम और मून एम्प्रेस। बैम्बू मोनाक और शेफ सुप्रीम अनुभवी क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स थे। स्पिरिट क्यू जागृति के बाद से वे क्रिएशन मास्टर्स का सबसे पहला बैच थे और क्रिएशन मास्टर्स के शिखर पर थे। इसके बाद मून एम्प्रेस आगे बढ़ी और अपनी प्रतिभा का उपयोग करके कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर बन गईं। उसने तब खुद को छुपा लिया था और किसी को भी उसकी प्रगति के बारे में पता नहीं था। हाल के दशक के दौरान मून एम्प्रेस नीची स्थिति में थी, लेकिन चूंकि उन्हें साम्राज्य की उपाधि दी गई थी, इसलिए किसी और ने खुद को साम्राज्य घोषित करने की हिम्मत नहीं की। बैम्बू मोनाक, शेफ सुप्रीम और मून एम्प्रेस क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में अध्यक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहते थे, इसलिए उन्हें मांद बुजुर्गों की उपाधि दी गई। जैसे बैम्बू मोनाक, शेफ सुप्रीम और मून एम्प्रेस के प्रति सम्मान दिखाने के लिए क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन ने किसी भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की और केवल उपाध्यक्ष नियुक्त किए। एल्डन रिंग द्वारा लिन युआन की प्रशंसा और स्वीकार किए जाने के लिए अगर इसे सार्वजनिक किया गया तो निश्चित रूप से अनगिनत क्रिएशन मास्टर्स को ईर्ष्या होगी। जब एक बुजुर्ग ने निमंत्रण दिया तो लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से मना करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उन्हें प्लेटिनम फीस में बहुत रुचि थी। एल्डन रिंग द्वारा निरीक्षण के लिए अपने प्रजनन कक्ष में आमंत्रित किया जाना वास्तव में लिन युआन के लिए एक सुखद आश्चर्य था। क्रिएशन मास्टर के प्रजनन कक्ष को एक निजी क्षेत्र माना जाता था और बाहरी लोगों को अंदर आमंत्रित किया जाना दुर्लभ था, विशेष रूप से प्लेटिनम फे को देखने के लिए जिसका पोषण किया जा रहा था। लिन युआन एल्डन रिंग के पीछे पीछे उनके प्रजनन कक्ष में चला गया। जैसे ही लिन युआन ने कमरे में प्रवेश किया, उसे एक अनोखी गंध महसूस हुई जो केवल समुद्री जल से ही मिल सकती थी। कमरे में एक हिंसक दबाव भी छाया हुआ था। प्रजनन कक्ष का दृश्य वास्तव में लिन युआन के लिए एक आश्चर्य था। यह विशाल था और जब लिन युआन ने नजर डाली तो उसे एक विशाल पूल दिखाई दिया जिसकी चौड़ाई लगभग 1000 मीटर थी। ये बिल्कुल छोटे आकार के कृत्रिम समुद्र जैसा था। समुद्र के डराने वाले दबाव से ऐसा लगा जैसे उसमें शक्तिशाली आक्रमण शक्ति हो। उस समय लिन युआन को लगा कि एल्डन रिंग आत्मा क्यूई का संचार कर रहा है। 3 विल पावर रून्स शरीर से उत्सर्जित हुए और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति तरंगे छोड़ी। आध्यात्मिक शक्ति में एक आभा थी जिसने लिन युआन को यह जानने की अनुमति दी कि एल्डन रिंग एक क्लास 4 क्रिएशन मास्टर और एक राजा क्लास विशेषज्ञ भी थे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 62 सर्पिल दांतेदार शार्क फे एवोल्यूशन मचेंट। C62 सर्पिल दांतेदार शार्क। प्लेवलूम रात के 12 बज के 44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 62 सर्पिल दांतेदार शार्क। इस समय एक राजा श्रेणी के विशेषज्ञ का कौशल पूरी तरह प्रदर्शित हो रहा था। लिन युआन को लगा कि वह समुद्र के बीच में एक अकेली नाव की तरह है और किसी भी समय लहरों में समा सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्डन रिंग ने जानबूझकर लिन युआन से अपना कौशल वापस ले लिया था। अन्यथा एक राजा श्रेणी का कौशल तुरंत लिन युआन को जमीन पर गिरा देगा। जैसे ही एल्डन रिंग ने अपना कौशल जारी किया, छोटे पैमाने के मानव निर्मित समुद्र में एक विशाल छाया दिखाई दी। चमकीले चांदी के पृष्ठीय पंख पर गहरे लाल रंग के पैटर्न थे और यह बिल्कुल एक तेज तलवार की तरह लग रहा था जो समुद्र की सतह को विभाजित कर रहा था। एक विशाल पिन जिसकी लंबाई 10 मीटर थी समुद्र की सतह से बाहर उछला और फिर से नीचे गिर गया, जिससे एक बड़ी लहर पैदा हो गई। जब कर तेज हुआ तो लिन युआन तुरंत लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। एल्डन रिंग ने फिर लिन युआन की ओर इशारा किया और एक सरल परिचय दिया। यह मेरी नवपोषित स्पाइरल टूथड शार्क है। स्पाइरल टूथड शार्क पहले ही उनके आसपास तैर चुकी थी। इस विशालकाय शार्क के दांत सर्पिल पहिए के आकार के थे। ये केवल मामला नहीं था, ऊपरी जबड़े में भी नुकीले दांतों की एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति थी। जब निचले सर्पिल दांतों के साथ इसका उपयोग किया जाता है तो यह ऐसी कैंची बन जाती है जो टुकड़े टुकड़े कर सकती है। इसने सर्पिल दांतेदार शार्क को समुद्र में एक हत्या मशीन में बदलने की अनुमति दी जो अपने सर्पिल दांतों और सामने के दांतों का उपयोग करके अपने सामने के जीवन रूपों को काटती थी। इस सर्पिल दांतेदार शार्क में न केवल प्रागैतिहासिक मेगालोडन के विशेष लक्षण थे, बल्कि इसमें एडेस्ट के सराहनीय लक्षण भी थे। ये बस वंशावली की ओर एक आकर्षक प्रजनन परिणाम था। लिन युआन ने एल्डन रिंग की ओर अपना कान झुकाते हुए सर्पिल दांतेदार शार्क को देखा। ये स्पष्ट था कि एल्डन रिंग के पास सर्पिल दांतेदार शार्क दिखाने के अलावा उसे बताने के लिए अन्य चीजें भी थीं। बच्चे, मैंने पहले ही इस स्पाइरल टूथड शार्क को प्लेटिनम एक्स लीजेंड में विकसित कर लिया है, लेकिन मैंने इसे अभी तक डायमंड ग्रेड में विकसित नहीं होने दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसके उत्परिवर्तन को डायमंड ग्रेड के मोड़ पर मेगालोडन की दिशा में निर्देशित करना चाहता हूँ।
बोलने के बाद एल्डन ने किनारे से एक प्लेटिनम ग्रेड फे स्टोरेज बॉक्स लाया और कई ग्लास टेस्ट ट्यूब निकाले। फिर उसने टेस्ट ट्यूब खोली और सर्पिल दांतेदार शार्क के मुंह में सुनहरा लाल तरल पदार्थ डालना शुरू कर दिया। लिन युआन इस सुनहरे लाल तरल पदार्थ को पहचान सकता था। क्या ये प्लेटिनम ड्रैगन जानवर का खून नहीं है? बिग सिस्टर जिन के मूल्य उद्धरण के अनुसार प्लेटिनम ड्रैगन बीस्ट के खून की कीमत 2000 रेडियंस डॉलर प्रति बूंद है। इनमें से प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में लगभग 100 बूंदें थीं। एल्डन ने पहले ही 10 टेस्ट ट्यूबें डाल दी थीं और उनकी कीमत कम से कम 2000 रेडियंस डॉलर होगी। लिन युआन की विलासितापूर्ण चीज़ों के बारे में एक नई मानसिकता थी। जब एल्डन स्पाइरल टूथड शार्क को खाना खिला रहे थे, उन्होंने समझाया मेगालोडन ड्रैगन जानवरों का शिकार करके समुद्र में रहता था। सर्पिल दांतेदार शार्क को खिलाने के लिए ड्रैगन जानवर के खून का उपयोग उसे मेगालोडन के उत्परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। क्रिएशन मास्टर में क्रिएशन शब्द का मतलब ये हो सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि सभी जीवन रूपों के विकास में कुछ निशान होते हैं जिनका पालन करना होता है। सर्पिल दांतेदार शार्क को देखते हुए लिन युआन एल्डन के शब्दों पर ध्यान से विचार कर रहा था। वह सोच रहा था कि यदि स्पाइरल टूथड शार्क फिर से मेगालोडन की दिशा में विकसित हुई तो इसका आकार निश्चित रूप से तेजी से बढ़ जाएगा। साथ ही इसमें सर्पिल दांतों और दांतों की ऊर्ध्वाधर पंक्ति के अलावा विशाल दांतों का एक पूरा मुंह विकसित होगा। ये स्पाइरल टूथड शार्क को टुकड़े करने और चीरने की भी अनुमति देगा। लिन युआन ने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि स्पाइरल टूथड शार्क तब तक कितनी मजबूत होगी। स्पाइरल टूथड शार्क को खाना खिलाने के बाद एल्डन लिन युआन को प्रजनन कक्ष से बाहर ले गए, जबकि लिन युआन ने बार बार एल्डन के शब्दों के अर्थ पर विचार किया। अचानक एल्डन फिर से बोले, एक क्रिएशन मास्टर का काम सिर्फ जीवन बनाना और विकसित करना नहीं है, बल्कि जीवन बचाना भी है। आप अभी जा सकते हैं, परीक्षा के लिए कल पहले आएं। लिन युआन ने सिर हिलाया और विदाई दी। जब वह क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि यह पहले से ही काफ़ी अंधेरा था। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के अंदर एल्डन व्यक्तिगत रूप से एक पत्र लिख रहे थे और उन्होंने अपने पास खड़े सहायक से कहा, इस पत्र को सीधे क्षेत्र के स्वामी के निवास पर पहुंचाएं और इसे सिटी लॉर्डेस लिंगजियो को सौंप दें। सहायक के चले जाने के बाद एल्डन ने उम्मीदों से भरे हुए धीरे से विलाप किया। लिन युआन, कल आपके लिए शीर्ष पर पहुंचने का मौका होगा। ये निर्धारित किया जाएगा कि क्या आप कक्षा 2 क्रिएशन मास्टर परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। लिन युआन को क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के सुधार का कारण नहीं पता था, लेकिन रेडबर्ड सिटी के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में एल्डन को पता था। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन का सुधार मून एम्प्रेस की अपनी पहली प्रशिक्षु को स्वीकार करने की योजना के कारण था। रेडबर्ड सिटी में क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन ने एक सच्ची प्रतिभा का उत्पादन किया था। कई साल हो गए थे। यह अज्ञात था कि रेडबर्ड सिटी का क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन रेडियंस फेडरेशन के लिए एक चमकता सितारा पैदा कर सकता है या नहीं। लिन युआन तुरंत रेडबर्ड इंटरमीडिएट स्पिरिट क्यूई अकादमी के लिए रवाना हुए। लिन युआन ने कार पर चूसी के फ़ोन नंबर पर कॉल किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आधे मिनट तक घंटी बजने के बाद कोई कॉल उठाएगा। ये चूसी नहीं था, यह एक और परिचित आवाज़ थी, और यह कोई और नहीं बल्कि शिक्षक बाव थे। आप चूसी के बड़े भाई हैं, है ना? चूसी घायल हो गए हैं और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। अगर कोई जरूरी मामला नहीं है तो मैं चूसी से इलाज मिलने के बाद आपका कॉल वापस करने के लिए कहूँगा। जब शिक्षक बाव बोल रहे थे, लिन युआन अभी भी स्पष्ट रूप से टकराने और टूटने की आवाज़ें सुन सकता था, जैसे कि कोई लड़ाई हो रही हो। लिन युआन ने चिंतित स्वर में पूछा, शिक्षक, चूसी घायल क्यों है? मैं जल्द ही अकादमी पहुंच रहा हूं। लिन युआन का सवाल सुनने के बाद शिक्षक बाव ने शांति से उत्तर दिया, चूसी ने अपनी दोनों भुजाओं की मांसपेशियों को खींच लिया क्योंकि वह एक हमले को रोक रही थी। हमारी अकादमी को सिल्वर हीलिंग प्रकार की फीस सौंपी गई है और उसका शीघ्र इलाज किया जाएगा। परिवार में वरिष्ठ होने के नाते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाइव कॉम्बैट क्लास के दौरान चोट लगना अपरिहार्य है। लाइव कॉम्बैट क्लास के दौरान लगभग हर छात्र को कुछ चोटों का सामना करना पड़ेगा। यह उनके जीवंत युद्ध कौशल को विकसित करने का एकमात्र तरीका है। शिक्षक बाव के बयान ने लिन युआन को निश्चिंत कर दिया। उसी समय लिन युआन को लगा कि चूसी घायल हो गया था क्योंकि शार्प आयरन हॉर्नबुल शुद्ध रक्षा प्रकार का फी नहीं था। यदि शार्प आयरन हॉर्नबुल के पास विशिष्ट कौशल बलिदान नहीं होता तो यह एक अपराध प्रकार के फी के समान होता। अगर मैंने चूसी के लिए पारंपरिक रक्षा प्रकार का फे तैयार किया होता तो शायद वह घायल नहीं होती। रक्षा प्रकार की भावना वाले क्यूई पेशेवरों के पास हमेशा एक उपाधि होती थी और उन्हें सबसे मोटा कवच और स्थायी हमलों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था। लिन युआन चूसी को घायल होते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अचानक चूसी को लोहे की बाल्टी में ढालने का विचार सोचा। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। वह सिर्फ लोहे की बाल्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी बाल्टी होनी चाहिए जो कंपन को रोक सके। लिन युआन को तभी आसानी होगी जब वह चूसी को लोहे की बाल्टी में डाल देगा। ऐसा ही होता है कि चूसी अपने दूसरे फी को अनुबंधित करने में सक्षम होती है। मैं छुट्टियों से पहले चूसी की दूसरी फे तैयार करूंगा। शिक्षक बाव, मैं अकादमी के प्रवेश द्वार पर हूँ। मैं चूसी को देखने के लिए अस्पताल में प्रवेश करना चाहता हूँ। एक क्षण के लिए प्रवेश द्वार पर रुकें। संपूर्ण उपचार के लिए चूसी को बस कुछ और मिनटों की आवश्यकता है। ऐसा होता है कि यह रात्रिभोज का समय भी है, इसलिए मैं उसे अकादमी के प्रवेश द्वार पर आपसे मिलने की अनुमति दूंगा। आप दोनों एक साथ डिनर कर सकते हैं। कॉल रखने के बाद लिन युआन प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ और विचार किया कि उसे चूसी के लिए किस तरह की रक्षा प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। प्राथमिक रैंक फे ऑब्जर्वर ज्ञान ने लिन युआन को कुछ रक्षा प्रकार फे पर तुरंत लॉक करने की अनुमति दी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट,
अध्याय 63 एक बड़े भाई के रूप में फे एवोल्यूशन मचेंट C63 एक बड़े भाई के रूप में प्लेवलूम रात के 12 बज के 44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 63 एक बड़े भाई के रूप में रक्षा प्रकार के फे की अनगिनत प्रजातियां थीं। यदि किसी ने गंभीर अध्ययन किया तो उन्हें रक्षा प्रकार की फीस की कम से कम 10 लाख प्रजातियां मिलेंगी। लेकिन जब फी की प्रत्येक प्रजाति विकसित हुई तो वह समान क्षमताएं सीख सकती है या ये पूरी तरह से अलग हो सकती है। विशिष्ट कौशलों का समान होना और भी दुर्लभ था, इसलिए किसी को फे चुनते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। आखिरकार फे के बीच का संयोजन एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर का असली तुरुप का पत्ता और शक्ति था। ऐसा सोचते समय लिन युआन को सिरदर्द हुआ। उन्होंने महसूस किया कि चूसी के लिए उपयुक्त फे सभी दुर्लभ थे और उन्हें कुछ दिशा निर्देशन की आवश्यकता थी। चूंकि लिन युआन के पास फे के विकास में तेजी लाने की एक विधि थी, इसलिए उन्होंने चूसी के लिए एक सामान्य फे को चुनना पसंद किया। जिन फीस को छोटी उम्र से पाला पोसा गया और लगातार विकसित किया गया, उनमें कुछ ऐसे पहलू होंगे जो उच्च ग्रेड में समान ग्रेड फीस की तुलना में अधिक मजबूत थे। इससे स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के साथ बेहतर आपसी समझ भी बनेगी। वैसे ऐसा कोई कारण नहीं था कि लिन युआन को निम्न श्रेणी का फी नहीं चुनना चाहिए और चूसी के लिए उसका पालन पोषण नहीं करना चाहिए। जैसे ही लिन युआन विचार कर रहा था, उसे अचानक अपनी बांह पर थपथपाहट महसूस हुई, जिसके बाद एक सुखद आवाज आई। लिन युआन, तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो? पिछली बार जब चूसी लिन युआन से अलग हुई थी, तब से उसे लग रहा था कि वह केवल छुट्टियों के दौरान ही लिन युआन को देख पाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इतनी जल्दी दोबारा उससे मिलने आएगा। लिन युआन ने पहले चूसी को करीब से देखा और अपनी बाहें इधर उधर घुमाईं। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में पूरी तरह से ठीक हो गई है, तो उन्होंने आराम किया और कहा, मैं यहाँ क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें भोजन के लिए बाहर ले जाना मेरे लिए भी सुविधाजनक है। चल दर, क्या आपने पिछली बार नहीं कहा था कि आप बारबेक्यू मांस खाना चाहते थे? चलो एक बारबेक्यू की दुकान ढूंढते हैं। बोलने के बाद लिन युआन ने चूसी को सड़कों की ओर और रेडबर्ड इंटरमीडिएट स्पिरिट क्यूई अकादमी से दूर खींच लिया। समय समय पर महिला छात्राएं लिन युआन के साथ छेड़खानी करने आती थीं, जिससे वह उनसे निपटने के बाद काफी थक जाता था। चूसी ने एक मीठी मुस्कान बिखेरी और पूछा, तो फिर क्या मैं मटन की एक प्लेट ऑर्डर कर सकता हूँ? लिन युआन ने अपने हाथ से धीरे से चूसी के सिर को थपथपाया और कहा, क्या मछली आपकी पसंदीदा नहीं है? आप अब भी मटन क्यों खाना चाहते हैं? बाद में मैं बारबेक्यू की दुकान पर आपके लिए मछली ग्रिल करूंगा। चूसी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। वह शायद जानती होगी कि उसका परिवार अब काफी अमीर हो गया है, लेकिन अभी तक उसे इसकी आदत नहीं थी। उनके सभी युवा वर्षों के कष्टों और कठिन समय के बाद आदतें पहले से ही उनकी हड्डियों में अंकित हो चुकी थीं। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि चूसी ने पैसे को बहुत महत्व दिया। इसके विपरीत उसने 10,000 फेडरेशन डॉलर के खर्च पर रोक नहीं लगाई थी जो लिन युआन ने उसे हस्तांतरित किया था। उसने शार्प आयरन हॉर्नबेल को जो धात्विक भोजन खिलाया, वह कांस्य शार्प आयरन हॉर्नबेल को दिए जाने वाले भोजन से श्रेष्ठ था। फिलहाल 10,000 फेडरेशन डॉलर से कुछ खास नहीं बचा था। एक पुरानी कहावत थी, गरीब परिवारों के बच्चे बहुत पहले ही घर के जिम्मेदार मुखिया बन जाते थे। चूसी घर की मुखिया नहीं थी, लेकिन वह समझती थी कि दुनिया कैसे काम करती है। नीचे से ऊपर देखने पर आंखें वास्तविकता की कठोरता से भर जातीं। इस कठोर वास्तविकता में रहते हुए चूसी को समझ में आया कि वह इस दुनिया में किस पर भरोसा करने वाली है। वह भी समझ गई कि इस दुनिया में बेहतर तरीके से जीवित रहने और लिन युआन को खुश करने के लिए उसे क्या करना है। यह अच्छी तरह से अध्ययन करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए था। यदि वह एक सशक्त व्यक्ति बन सकती है, तो वह अपने बड़े भाई लिन युआन की मदद करने में सक्षम होगी। इसलिए पहले लिन युआन से अलग होने के बाद चूसी ने पैसे कमाने के लिए कोई अतिरिक्त नौकरी नहीं की थी। उन्होंने अपना सारा प्रयास अपनी शिक्षाविदों को समर्पित कर दिया था। उस समय चूसी को यह अवर्णनीय सहजता और खुशी मिली जब वह लिन युआन को देख रही थी। चूसी की सहजता एक समृद्ध जीवन शैली में बदलाव से नहीं आई, ये लिन युआन के बरामद शरीर के कारण थी। उसकी खुशी इस बात से थी कि वह और लिन युआन अब तक कायम थे और इस कठोर दुनिया में भी कभी अलग नहीं हुए। लिन युआन ने एक कार मंगवाई और कार में चढ़ने के बाद पूछा, चूसी, जब आप शार्प आयरन हॉर्नबुल का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आप अपने अगले फे चयन के संबंध में किस दिशा में विकास करना चाहते हैं? लिन युआन उसके लिए चूसी की दूसरी चुनौती चुन सकता था, लेकिन वह अभी भी सामान्य दिशा के लिए चूसी की राय का सम्मान करना चाहता था। लिन युआन द्वारा पूछे जाने के बाद चूसी का चेहरा अचानक बदल गया और उसने थोड़े गुस्से से अपनी मुट्ठी लहराई। शार्प आयरन हॉर्नबुल विशेष रूप से अच्छा है और मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन मेरे कुछ सहपाठियों ने मुझे एक उपनाम दिया, ग्रेट आयरन बुल। वे सचमुच बहुत ज्यादा हैं। चूसी की प्रतिक्रिया सुनने के बाद लिन युआन ने अनजाने में अपना माथा पीट लिया। जब मैं पहले मादा को चुन रहा था तो मैंने केवल मादा की ताकत की परवाह की थी और दिखावे पर विचार नहीं किया था। सबसे पहले शर्तों को वापस प्रतिबंधित कर दिया गया था। दूसरे, शार्प आयरन हॉर्नबुल का विशिष्ट कौशल बलिदान लिन युआन की राय में वास्तव में एक दिव्य कौशल था। बलिदान कौशल एक ऐसी चीज थी जिसका उपयोग फायर द्वारा शुरू से अंत तक किया जा सकता था। जैसे जैसे शत्रु मजबूत होता गया, बलिदान कौशल और भी बेहतर होता गया। यदि लिन युआन ने उस समय शार्प आयरन हॉर्नबुल नहीं उठाया होता तो यह वास्तव में बर्बादी होती। इसके अलावा आत्मा क्यूई जागृति के बाद ताकत एक व्यक्ति की जड़ें थी। बाकी सब कुछ सुंदरता का बेकार प्रदर्शन मात्र था और इसे जरूरत के समय मदद भी नहीं माना जा सकता था। अपने पिछले जीवन की यादों को देखते हुए लिन युआन की मानसिक स्थिति अब गर्म खून वाले युवाओं की तरह नहीं थी। एक बड़े भाई के रूप में उसे अपनी छोटी बहन को साथ लाना चाहिए और उन लोगों को सबक सिखाकर बदला लेना चाहिए जिन्होंने उसे यह उपनाम दिया था।
हालांकि लिन युआन ऐसा नहीं करेगा। चूसी अब एक स्वतंत्र व्यक्ति थी और समाज में घुलने मिलने के लिए जो कुछ भी होता था वह कुछ ऐसा था जिसे उसे स्वयं अनुभव करना था। केवल अनुभव के साथ ही कोई विकसित हो सकता है। जब तक चूसी वास्तव में संकट में न हो, लिन युआन सब कुछ नजरअंदाज कर देगा और हस्तक्षेप करेगा। चूसी ने अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद तुरंत उसका अनुसरण किया। शार्प आयरन हॉर्नबुल अविश्वसनीय है। फिलहाल तो शायद सीनियर भी मुझे नहीं हरा पाएंगे। अपने स्वयं के परिणामों के बारे में बात करते समय चूसी को खुशी हुई। वह बहुत विनम्र और आरक्षित व्यक्ति थी, लेकिन अब वह लिन युआन के साथ खुशी साझा करने की उम्मीद में अपने परिणामों के बारे में बात कर रही थी। चूसी के आत्मविश्वास को देखकर और वह अपने लाइव युद्ध पाठ के अनुभव के बारे में बात करने में कितनी प्रसन्न थी, लिन युआन केवल अपने दिल में संतुष्टि और खुशी महसूस कर सकता था। सच्चाई ने यह साबित कर दिया था कि दुख की परवाह किए बिना चूसी को अकादमी में भेजने की उनकी जिद सही विकल्प थी। बातचीत के बाद लिन युआन और चूसी ने अगले रक्षा प्रकार के फे पर निर्णय लिया जिसके साथ चूसी एक अनुबंध बनाने जा रहा था। इस बार लिन युआन और चूसी की विचारधाराएं मेल खा रही थीं। पारंपरिक और शुद्ध रक्षा प्रकार के फे के साथ अनुबंध बनाना चूसी के लिए था। इसके अलावा ये शार्प आयरन हॉर्नबुल की तरह नहीं होगा, एक आक्रामक प्रकार का जानवर जो रक्षा प्रकार की त्वचा की एक परत पहने हुए था और दूसरों को धोखा दे रहा था। इस भोजन के दौरान लिन युआन और चूसी ने 3 ग्रिल्ड मछलियां खाईं। आत्मा की हुई जागृति के बाद समुद्र अब और भी चौड़ा और गहरा हो गया था, जिससे खतरे का स्तर अथाह हो गया था। हालांकि जिया क्षेत्र एक बंदरगाह के बगल में था, इतने अच्छे स्थान के बावजूद मांस की तुलना में मछली की कीमतें अभी भी बहुत अधिक थीं। अतीत में नए साल का जश्न मनाते समय भी लिन युआन केवल चूसी के लिए सामान्य श्रेणी की मछली का सिर खरीदने और फिर मछली के सिर का स्टू बनाने के लिए बाजार जाते थे। यदि वे वास्तव में मछली का मांस चाहते हैं तो लिन युआन को संभवतः नए साल के जश्न के बाद 1 महीने के लिए भूखा रहना होगा और अपनी कमर कसनी होगी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 64 रेडबर्ड सिटी का दुर्लभ जीवन रूप मंडप। फे इवोल्यूशन मचेंट। C64 रेडबर्ड सिटी का दुर्लभ लाइफ फॉर्म पवेलियन। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 64 रेडबर्ड सिटी का दुर्लभ जीवन रूप मंडप। वर्तमान में लिन युआन की रेडियंस डॉलर की कमाई की गति के साथ कुछ मछलियां खाना वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी। भोजन खत्म करने के बाद लिन युआन ने चूसी के स्टार वेब खाते में 50 रेडियंस डॉलर स्थानांतरित कर दिए। ये पहली बार था जब चूसी ने इतने सारे पैसे देखे थे, लेकिन जब उसने लिन युआन पर नजर डाली तो उसे अपने दिल में गर्मी महसूस हुई और उसे आराम महसूस हुआ। चूसी शार्प आयरन हॉर्नबुल को अब और अधिक खाना होगा। शार्प आयरन हॉर्नबुल की त्वचा की सुरक्षा और उसके सींग की विनाशकारी शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न धातुओं का उपयोग करें। कुछ समय के बाद मैं आपको सिल्वर यूसनिया का एक बर्तन डाक से भेजूंगा। शार्प आयरन हॉर्नबुल एक शाकाहारी जानवर है और जिन धातुओं के साथ आप इसे खिलाते हैं उसके अलावा इसे सिल्वर यूसनिया के साथ मिलाने से शार्प आयरन हॉर्नबुल और भी मजबूत हो जाएगा। चूसी ने सिर हिलाया। भाई बहनों के बीच किसी धन्यवाद की आवश्यकता नहीं थी। अगर चूसी को अपने बड़े भाई को धन्यवाद देना होता तो उसके पास 6 साल की उम्र से ही उसे धन्यवाद देने के लिए अनगिनत चीजें होती। इससे पहले शिक्षक बाउ ने चूसी को वर्ष के भीतर अकादमी की सिफारिश प्राप्त करने के लिए और पहले वर्ष के अंत से पहले रेडबर्ड 100 का वरीयता प्राप्त प्रतिभागी बनने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा था। चूसी ने लगातार अपने दिल में खुद को ये याद दिलाया। लौटने के बाद चूसी अकादमी में एक एकांत कमरे के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा था। लिन युआन ने उसे चौंकाने वाली मात्रा में संसाधन दिए थे और इसे साझाकरण कक्ष में दिखाना उसके लिए उपयुक्त नहीं था। एकांत कमरे के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद चूसी अतिरिक्त कड़ी मेहनत करेगी और रेडबर्ड 100 में वरीयता प्राप्त प्रतिभागी का खिताब लेने के लिए अपने सभी प्रयासों का उपयोग करेगी। रेडबर्ड 100 में शामिल होने के लिए चुने जाने के बाद वह रेडियंस फेडरेशन द 100 सीक्वेंस में सभी छात्रों के सपने के लिए प्रयास करेगी। ये चूसी की महत्वाकांक्षा थी। एक महत्वहीन व्यक्ति उस जुगनू की तरह था जो फरवरी के थोड़े से समय के लिए खुद को तुरंत प्रकाश का विस्फोट बनाना चाहता था। चूसी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर बहुत दृढ़ थी और यही उसका उद्देश्य भी था। एक छोटा सा जुगनू अमिट चमक बनने की कोशिश कर रहा था। लिन युआन ने चूसी को निर्देश देना जारी नहीं रखा क्योंकि वह सहज था और उसे अपनी युवा बहन पर गर्व था। चूसी और लिन युआन आसपास खरीदारी कर रहे थे और उन्होंने कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स और फल खरीदे। ये सभी लिन युआन द्वारा विशेष रूप से चुने गए थे और उन्होंने चूसी से कृतज्ञता के संकेत के रूप में उन्हें शिक्षक बाउ को देने के लिए कहा। घूमते घूमते वे अचानक रेडबर्ड सिटी के रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन में प्रवेश कर गए। रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन स्पिरिट क्यूई अवेकनिंग के बाद से मौजूद था और यह स्टार वेब पर सबसे बड़ा और एकमात्र नीलामी संगठन था। इसकी स्थापना रेडियंस फेडरेशन के अधिकारियों द्वारा की गई थी। स्टार वेब के रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन के अलावा समय समय पर बड़े पैमाने पर नीलामी आयोजित की जाएगी। सामान्य दिनों में यदि कोई रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन की नीलामी के माध्यम से अपनी वस्तुओं को बेचना चाहता है तो उन्हें रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन में बिक्री पर रखने से पहले एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होगा। एक विशेष अवधि के दौरान वस्तु पर दूसरों द्वारा बोली लगाई जाएगी। रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन इस समय केवल उच्चतम कीमत दिखाएगा, इसलिए यदि कोई अन्य व्यक्ति वस्तु प्राप्त करना चाहता है तो उसे फिर से बोली लगाने की आवश्यकता होगी। बेशक वे विक्रेता से भी संपर्क कर सकते हैं और निजी लेनदेन करने के लिए ट्रेडिंग पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। यदि ऐसा मामला होता तो आइटम को रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन पर रखने के लिए भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ज्यादातर लोगों को फीस की परवाह नहीं थी।
यदि किसी ने रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन में अपनी वस्तु को बिक्री के लिए रखने के लिए शुल्क का भुगतान किया है और उसका कोई विशेष इरादा है, तो वे आमतौर पर एक विशेष लेनदेन करने के लिए एक नोट छोड़ देते हैं। उन्होंने जो शुल्क अदा किया वह केवल लेनदेन को पूरा करने के लिए एक मंच के रूप में रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन का उपयोग करने के लिए था। स्टार वेब पर रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन अलग था क्योंकि स्टार वेब पर सारा सामान एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। रेडियंस फेडरेशन के मुख्य शहरों में रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन पर बिक्री के लिए वस्तुओं की नीलामी करनी होगी और यह स्टार वेब के समान ही था। हालांकि मुख्य शहर के दुर्लभ लाइफ फॉर्म मंडपों में सूचीबद्ध वे अन्य मंडपों से जुड़े नहीं थे। प्रत्येक स्थानीय मंडप की सभी वस्तुएं स्थानीय लोगों द्वारा बेची गईं। स्टार वेब की तुलना में वास्तविक दुकानों के लिए मानक और ऑडिट बहुत कठोर होंगे। रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन में सामान्य वस्तुओं का नीलामी के लिए योग्य होना काफी दुर्लभ था। लिन युआन ने चूसी के कंधे को थपथपाया और कहा, चलो अंदर चलें और देखें। जहां तक रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन में अधिकांश सामान और आध्यात्मिक सामग्रियों का सवाल है, लिन युआन ने स्वीकार किया कि वह उन्हें वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि वास्तविक दुकानों में एक निर्दिष्ट अनुभाग था जो स्टार वेब के पास नहीं था। यह अनुभाग शायद ही कभी देखे गए सामान्य और संभ्रांत फे की बिक्री करेगा। ये वह अनुभाग था जहां लिन युआन आज रात जाना चाहता था। चूसी काफी आरक्षित लग रही थी क्योंकि उसने पहले कभी इस जगह पर कदम नहीं रखा था। हम बस देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको अपना दूसरा साथी बनने के लिए कुछ उपयुक्त मिल जाए। रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन में प्रवेश करने के बाद किसी को स्टार वेब कार्ड के साथ अपनी पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। सत्यापन के बाद लिन युआन और चूसी अब बिना किसी रुकावट के रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन की पहली मंजिल के आसपास खरीदारी करने में सक्षम थे। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए किसी को अपनी आत्मा क्यूई व्यवसाय में एक निश्चित रैंक की आवश्यकता होगी। कॉम्बैट क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए उन्हें कम से कम सी रैंक की आवश्यकता होगी। लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए उन्हें कम से कम कक्षा 2 का होना आवश्यक होगा। यदि कोई क्रिएशन मास्टर है तो क्लास 1 क्रिएशन मास्टर भी रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन की तीसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होगा। लिन युआन अभी तक क्रिएशन मास्टर नहीं था और कोई भी परिस्थिति उसके लिए दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हुआ यूं कि लिन युआन जिस हिस्से में जाना चाहता था वह पहली मंजिल पर था, इसलिए वह चूसी को विशेष खंड की ओर ले गया। रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन की पहली मंजिल पर बहुत भीड़ थी। आखिरकार कोई प्रतिबंध नहीं था और कोई भी अपने स्टार वेब कार्ड को स्कैन करने के बाद स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन की पहली मंजिल ने लिन युआन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी मंदिर के मेले में खरीदारी कर रहा हो। लिन युआन के पास दूसरी दुनिया से आई एक परिपक्व आत्मा थी, इसलिए उसने जल्दी ही इस दुनिया को अपना लिया था क्योंकि उसके पास एक घर, एक युवा बहन और इस दुनिया में जिम्मेदारियां थीं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि यह संसार अंधकार में नहीं था। नीचे के लोगों को कठिनाइयां हो सकती हैं और दुष्ट लोग भी थे, लेकिन ये दुनिया ठंडी और उदासीन नहीं थी। उदाहरण के लिए रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन को लें, वे एक सरकारी लेनदेन संगठन थे जिनके मानक बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी रेडियंस फेडरेशन नागरिकों के लिए पहली मंजिल खोल दी। भले ही कोई स्पिरिट क्यूई पेशेवर न हो, वे पंजीकरण के बाद प्रवेश कर सकेंगे। ये एक तरह का रवैया था। लिन युआन, उस छोटी सफ़ेद लोमड़ी को देखो, इसकी 2 पूंछें हैं और यह बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने इस फे को कक्षा में पहले कभी नहीं देखा। लिन युआन ने उस दिशा को देखा जो चूसी ने बताई थी और उसने फी को पहचान लिया। यह कोई छोटी लोमड़ी नहीं थी, बल्कि 2 पूंछ वाला स्नो फेरेट था। टू टेल स्नो फेरेट प्यारा लग रहा था क्योंकि वह स्टोरेज बॉक्स में आराम कर रहा था। हालांकि यह एक अत्यंत दुर्लभ अपराध था और बर्फ प्रकार का अपराध। ये सुदूर उत्तरी ग्लेशियर क्षेत्रों के जंगलों में कभी कभार ही दिखाई देता है। यदि लिन युआन ने जीनियस से रूपांतरित चश्मा नहीं पहना होता और उसके पास ट्रू डेटा क्षमता नहीं होती, तो वह ये पहचान नहीं पाता कि यह प्यारा सा जीव 2 पूंछ वाला स्नो फेरेट था। टू टेल स्नो फेरेट की फ्रीज क्षमता केवल कुछ सिल्वर एलिमेंटल प्रकार के फीस में पाई गई, जिससे यह एक शिखर अस्तित्व बन गया। इस छोटे टू टेल स्नो फेरेट की कीमत पहले ही बढ़ाकर 1100 रेडियंस डॉलर कर दी गई थी। कीमत के संदर्भ में फे के ग्रेड का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, लेकिन यह उन फे के संबंध में था जिनका बाजार में अक्सर कारोबार होता था। जहां तक रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन की उन चीज़ों का सवाल है जिन्हें लोग शायद अपने पूरे जीवन काल में देख भी न सकें, कीमत और ग्रेड का कोई बड़ा संबंध नहीं है। आखिरकार जो लोग इस तरह के शुल्क वहन कर सकते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से शुल्क को और अधिक विकसित करने के लिए क्रिएशन मास्टर्स की खोज करने की क्षमता होगी। टू टेल स्नो फेरेट जैसे सिल्वर फे के लिए ये लिन युआन के विचार में नहीं था। उसी समय लिन युआन ने एक व्यक्ति को मास्क पहने हुए और वहां बैठे हुए देखा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 65 तितली कोकून, फे इवोल्यूशन मचेंट, C65 तितली कोकून, प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 65 तितली कोकून। रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन की पहली मंजिल उस मंदिर मेले की तरह जीवन थी जहां लिन युआन अपने पिछले जीवन में आए थे। आसपास घूम रहे अधिकांश लोगों के चेहरे प्रसन्न थे। वास्तव में पहली मंजिल के आसपास खरीदारी करने वाले अधिकांश लोग ऐसे थे जो स्पिरिट क्यूई का उपयोग नहीं कर सकते थे। स्पिरिट क्यूई पेशेवर यहां अल्पसंख्यक थे। रेडियंस फेडरेशन के मुख्य शहरों में रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन की पहली मंजिल हमेशा वह जगह होगी जहां आम लोग स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के सबसे करीब पहुंच सकते हैं। प्रत्येक डिस्प्ले स्टोर के बगल में एक फे विक्रेता होगा। टू टेल स्नो फेरेट का विक्रेता इस समय एक युवा लोली और उसकी मां को फी पेश कर रहा था। कोई देख सकता है कि युवा लोली वास्तव में इस प्यारे टू टेल स्नो फेरेट को पसंद करती थी। हालांकि ये स्पष्ट रूप से पहली चुनौती के रूप में अनुबंधित होने के लिए उपयुक्त नहीं था।
स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार मजबूत होती जाएगी। बहरहाल पहले फे अनुबंध की सीमाओं के कारण ये केवल कांस्य फे हो सकता है। यदि वे आगे जाकर सिल्वर फे का अनुबंध करना चाहते हैं तो ठेकेदार इसे लेने में सक्षम नहीं हो सकता है और उसे फे से प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। रेडियंस फेडरेशन के भीतर उच्च श्रेणी के फे को लापरवाही से अनुबंधित किए जाने के मामले सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया हुई। इससे स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई। एक बार जब आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई तो व्यक्ति एक वनस्पति बन जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई उन लोगों को जगाने के लिए एक उच्च रैंक वाली स्पिरिट क्यूई पेशेवर पा सकता है जो वनस्पति अवस्था में है, तो भी उनके आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र की क्षति की मरम्मत कभी नहीं की जा सकती है। इससे एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर एक सामान्य व्यक्ति बन जाएगा जो केवल स्पिरिट क्यूई को महसूस कर सकता है लेकिन किसी फी के साथ अनुबंध नहीं कर सकता है। जमीन पर बैठे नकाबपोश व्यक्ति ने लिन युआन को यह एहसास दिलाया कि वह वास्तव में आसपास के वातावरण में फिट नहीं है। आसपास का माहौल बहुत सुकून भरा और बेफिक्र था। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति क्रॉस लेग बैठा था। उसके चेहरे को स्पष्ट रूप से देखना कठिन हो सकता है, लेकिन वह विशेष रूप से उदास आभा बिखेर रहा था। उदास आभा में खालीपन और सुन्नता का निशान था। यह एक ऐसा एहसास था जिससे लिन युआन काफी परिचित थी। ये वैसा ही था जब लिन युआन को एहसास हुआ कि वह आत्मा क्यूई को महसूस नहीं कर सकता। साथ ही उसकी मानसिक शक्ति इतनी कमजोर हो गई थी कि वह निराशा में था। हालांकि उनके परिवार में एक बड़ा बदलाव आया था और जीवित रहने के लिए उन्हें चूसी को लाना पड़ा। लिन युआन के पास अपनी ही दुनिया में डूबने का कोई मौका नहीं था। इस प्रकार उसने अपनी निराशा को अपने दिल की गहराइयों में दबा लिया था। वह निराशा आखिरकार तभी दूर हो पाई जब हाल ही में उनका शरीर ठीक हुआ। बेशक लिन युआन अपने बगल में डिस्प्ले शेल्फ के कारण सीधे नकाबपोश आदमी को देखेगा। रेशम की परतों में लिपटे 4 कोकून थे। 4 में से 3 कोकून लाल खजूर के आकार के थे, जबकि दूसरे कोकून का आकार लगभग आधी मुट्ठी के आसपास था। सफ़ेद रेशम को बड़े करीने से और एक निश्चित पैटर्न के साथ बुना गया था। लाल खजूर के आकार के कोकून का रेशम सफ़ेद रंग के विभिन्न रंगों में था, जबकि मुट्ठी के आकार के कोकून का रंग हल्का हरा था। इन कोकून ने लिन युआन का ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि उन्होंने ट्रू डेटा क्षमता को सक्रिय कर दिया था। ये चारों कोकून बहुत कीमती थे। लाल खजूर के आकार के सफ़ेद कोकून में से एक बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन ट्रू डेटा की जानकारी के अनुसार यह एक ब्लू फ्लैश तितली का पोषण कर रहा था। ये जानना जरूरी था कि ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई रेडियंस फेडरेशन के नागरिकों के बीच प्रसिद्ध नहीं थी। यह एक सामान्य मादा पक्षी था। इसका रंग चमकीला नीला था और जब यह उड़ता था तो इसके पंख रोशनी से चमकते थे। ऐसा उनके पंखों पर लगे नीले स्केल पाउडर के कारण था। इसलिए ये कहने के बजाय कि वे उड़ रहे थे, ये कहना बेहतर होगा कि वे चमक रहे थे। ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई आमतौर पर ज्ञात नहीं हो सकती है, लेकिन इसके विकसित रूप ब्लू लाइट गॉडेस बटरफ्लाई को शीर्ष 10 में छठे सबसे सुंदर तितली के रूप में ताज पहनाया गया था। ये शीर्ष 10 सबसे खूबसूरत फी में से एकमात्र कीट प्रकार फी था। दरअसल ब्लू लाइट देवी बटरफ्लाई की रैंक को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है। रैंकिंग के दौरान ब्लू लाइट गॉडेस बटरफ्लाई की लोकप्रियता शीर्ष 3 में रही थी। हालांकि ब्लू लाइट गॉडेस बटरफ्लाई के पास केवल एक बुनियादी क्षमता थी जो मजबूत थी, जबकि इसकी उच्च श्रेणी की क्षमताएं बेकार थीं। इस प्रकार ये केवल छठे स्थान पर रह सका, भले ही इसकी लोकप्रियता शीर्ष 3 में थी। इस घटना से अभी भी मतदाताओं में काफी असंतोष है। लिन युआन बस इतना हुआ कि वह ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई की बुनियादी क्षमता साइलेंस स्केल पाउडर चाहता था। जब ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई का स्केल पाउडर छोड़ा गया तो इसका साइलेंस प्रभाव पड़ा। मौन एक बहुत ही शक्तिशाली नियंत्रण प्रकार की क्षमता थी। जब वे विकसित हुए तो केवल 2 अलग अलग दिशाएं थीं। एक वंशावली की ओर था, जबकि दूसरा आध्यात्मिक उत्परिवर्तन की ओर था। आध्यात्मिक उत्परिवर्तन वाले सभी जादुई हमलों के रास्ते पर चल रहे थे। साइलेंस स्केल पाउडर आध्यात्मिक उत्परिवर्तन के लिए एक काउंटर था। जब साइलेंस स्केल पाउडर से आच्छादित हो जाते हैं तो फिर अपनी क्षमताओं को जारी नहीं कर पाएंगे। हालांकि साइलेंस स्केल पाउडर अजेय नहीं था, क्योंकि यह विशिष्ट कौशल का मुकाबला नहीं कर सकता था। वास्तव में यदि विरोधी शत्रु ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई के साइलेंस स्केल पाउडर को फैलाने में सक्षम था तो प्रभावित शत्रु तुरंत अपनी क्षमताओं को बहाल करने में सक्षम होगा। मामले के बावजूद साइलेंस स्केल पाउडर अभी भी सबसे मजबूत नियंत्रण क्षमताओं में से एक था। लिन युआन मोबियस द्वारा अपने स्पिरिट लॉक का उपयोग करने के अगले प्रयास पर विचार विमर्श कर रहा था। उसने कई विकल्पों के बारे में सोचा था, लेकिन उसने ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई पर कभी विचार नहीं किया था। कारण सरल और स्पष्ट था, लिन युआन के पास ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अब नकाबपोश आदमी के प्रदर्शन शेल्फ में कोकून ने लिन युआन को विचार दिया था। तितली प्रजाति फे ऑर्डर लेपिडोप्टेरा का हिस्सा थे, जो कीट प्रजातियों के बीच 4 प्रमुख ऑर्डर में से एक था। उन्हें कीट प्रकार के प्राणियों के बीच सच्चा राजपरिवार माना जाता था। स्पिरिट क्यूई जागृति के बाद तितली प्रजाति फे स्पिरिट क्यूई के प्रभाव में विकसित हुई, जिससे वे बड़े और अधिक सुंदर बन गए। इससे तितलियों के प्राकृतिक शत्रुओं को भी उन्हें आसानी से पकड़ने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार स्पिरिट क्यूई अवेकनिंग के दौरान ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फेस का 90% विलुप्त हो गया था। शेष 10% भी विभिन्न कारणों से धीरे धीरे समाप्त हो गया था। यही कारण था कि तितली प्रजाति के जीव शायद ही कभी दिखाई देते थे और उन्हें ढूंढना बहुत कठिन था। तितली प्रजाति फे की सुंदरता और दुर्लभता ने एक खोखले कारण से उनकी कीमत को उच्च बना दिया। यदि केवल कुछ दुर्लभ तितली प्रजाति के फे ही प्रभावी नहीं होते और उनमें से अधिकांश युद्ध में कुशल नहीं होते तो तितली प्रजाति के फे की कीमतें इतनी अधिक नहीं होती। वैसे लिन युआन ने इससे पहले ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई की बुनियादी क्षमता को एक विकल्प के रूप में मानने की हिम्मत भी नहीं की थी। तितली प्रजाति फे में एक विशेष गुण था, जब तितली अभी भी अपने कोकून में थी तो उसकी प्रजाति का निर्धारण करना असंभव था।
यदि तितली प्रजातियों की जांच के लिए किसी अन्य विधि का उपयोग किया जाता तो इससे तितली प्रजाति के विकास में समस्याएं पैदा हो सकती थीं। यही कारण था कि उनके कोकून में अभी भी कोई तितली प्रजाति का फे बाजार में दिखाई नहीं दिया। संयोग से 4 कोकून में से एक अर्थ पाउडर बटरफ्लाई थी जो चूसी के लिए बेहद उपयुक्त थी। अर्थ पाउडर बटरफ्लाई दुर्लभ नहीं थी, लेकिन इसके विकास पथ के दौरान इसमें अत्यधिक भिन्नता थी। इसलिए जब अर्थ पाउडर बटरफ्लाई विकसित हुई तो इसकी विकास दिशा वास्तव में भिन्न थी। विकास की दिशाओं में से एक वह दिशा थी जिसकी योजना लिन युआन ने चूसी के लिए बनाई थी। जब पृथ्वी पाउडर तितली कांस्य ग्रेड तक शुद्ध आत्मा क्यूई के साथ विकसित हुई तो यह वज्र तितली में विकसित होगी। एक बार जब यह वज्र तितली बन गई और इसे विशेष रत्नों और स्पिरिट क्यूई से पोषित किया गया तो ये जेडाइट तितली में विकसित हो गई। यदि जेडाइट तितली को फैंटेसी ब्रीड क्षेत्र तक पहुंचने का मौका मिला तो ये प्रसिद्ध टूमलाइन सम्राट तितली में भी विकसित हो सकती है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 66 दुर्घटना।